प्यारे बच्चों, मैं एस के सिंह आप सभी लोगों का एक बार फिर से तपस्या एकेडमी परिवार से हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रोबेबिलिटी। इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने परमुटेशन और कम्बिनेशन के बारे में बात किया बहुत सिंपल तरीके से, जो आपको एकदम आसानी से समझ में आ जाए। तो आज का टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो सभी लोग तैयार हो जाएं, कॉपी पेन निकाल लीजिए और चलिए हम लोग आज की क्लास को शुरुआत करते हैं। तो सभी लोगों का स्वागत है। टॉपिक हमारा है प्रोबेबिलिटी और जिस पर हम लोग बात करने वाले हैं। चलिए, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है प्रायिकता। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है प्रायिकता, ठीक। इसको हम बोलते हैं प्रायिकता, हिंदी में प्रायिकता बोलते हैं। इस शब्द पर जानते रहिए, जरूरत नहीं है। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है पॉसिबिलिटी, ठीक है। किसी भी चीज़ को, किसी भी काम को, दुनिया में कुछ भी हो रहा है, उस हर एक चीज़ की पॉसिबिलिटीज होती है, ठीक। कोई भी चीज़ कुछ भी हो रहा है, दुनिया की हर एक चीज़, हाँ, उसको संभावना बोल सकते हैं। पॉसिबिलिटी का मतलब यही होता है कि हम कुछ भी दुनिया में घट रहा है, कुछ भी काम हो रहा है, तो उसका चांस है, और वो चांस कितना है, यही चांस जो है प्रोबेबिलिटी हमें बताती है, ठीक। तो इसके लिए हमारे पास तरीका क्या होता है, हमारे पास एक तरीका होता है, ऑब्जर्वेशन एंड डाटा, ठीक है। हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, किसी भी चीज़ को मेनी टाइम से ऑब्जर्व करके हम उसके पैटर्न को पकड़ लेते हैं, और एक बार अगर पैटर्न समझ में आ गया तो बस फिर तो आप जो चाहेंगे वही होगा। तो प्रोबेबिलिटी का जो जन्म है वह ताश के पत्ते से निकला था। ताश के पत्ते से कैसे निकला? ताश का गेम आप सब लोगों को पता है, हमें पढ़ना भी है प्रोबेबिलिटी में। तो ताश, कुछ 3-4 मित्र लोग जो है ताश खेल रहे थे, जिसको ताश खेलना नहीं आता था, और 4 लोग जो थे जिनको ताश खेलना आता था, रोज का काम था, और रोज वो पैसा उसमें भी लगाते थे। जैसे हम ताश के गेम में अगर हम पैसा लगा देंगे तो उसको हम जुआ बोलते हैं, या उसको हम इलीगल बोलते हैं। अभी कई सारे मामलों में वो लीगल भी है, ठीक है, उसके बारे में मैं आपको बता सकता हूँ। तो ताश खेलना इलीगल नहीं, कोई भी गेम इलीगल नहीं होता, लेकिन अगर गेम में पैसा लग गया तो जुआ क्या हो गया, इलीगल हो गया ना फिर। हाँ, तो जहाँ जहाँ पैसा है ना बेटा, वहाँ पर लीगल इलीगल का कॉन्सेप्ट जरूर आएगा, ध्यान रखना। जैसे मकान हाउस टैक्स आ रहा है, आप टैक्स नहीं पे कर रहे हैं तो इलीगल हो जाएगा। जहाँ जहाँ पैसा आएगा आप गवर्नमेंट को दे दीजिए, फिर वो लीगल हो जाएगा, ठीक है। तो अब 4 मित्र ताश खेल रहे थे, एक को जिसको खेलना नहीं आता था वो क्या करता था, रोज कॉपी लेके नोट करता रहता था कि कितनी बार कुल ताश हुआ। अच्छा, मंडे में कौन कौन जीत रहा है, ट्यूसडे में कौन जीत रहा है, वेडनेसडे में कौन जीत रहा है, थर्सडे में कौन जीत रहा है, फ्राइडे में कौन रहा है, कौन जीत रहा है, कौन हारा है। वो खाली इसी चीज़ का हिसाब लगाता रहता था ना, कॉपी पेन लेके करता रहता था। और ऐसा करीब उसने 1-2 महीने उसने कर लिए। 1-2 महीने करने के बाद उसने देखा कि कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके मंडे और ट्यूसडे 2 दिन सही रहते हैं, बाकी पूरा वीक उनका खराब रहता है। कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका सैटरडे और जो है संडे में ठीक रहता है, बाकी दिन हिसाब किताब कर रहा है। कुछ का जो है ट्यूसडे और फ्राइडे में रहता है, कुछ का वेडनेसडे और मंडे में रहता है। इस तरह से ये वो उसको समझ में आ गया कि ज़्यादातर जीतने की संभावना किसकी है। तो खेलता नहीं था, बस वो क्या करता था, इस हिसाब किताब के बाद वो पैसा लगाना शुरू किया और वो सबसे अमीर बन गया। अब आप सोच रहे होंगे कि बिना गेम खेले भी अमीर कैसे बना होगा, क्योंकि उसको पता है कि जो जीत रहा है उसकी तरफ पैसा लगा दो। आप समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए अगर आप 1 रुपया लगाएंगे तो 1 रुपया सब लोग आएंगे, तो 1 रुपया 4 रुपया बनने वाला है। अब कोई भी लगा सकता है। आप अगर जो गेम खेल रहा है वो अपना ही तो पैसा लगाएगा, लेकिन आपकी तरफ ने कहा भाई इनकी तरफ 100 रुपया मेरा है, जब वो 100-400 बनेगा तो मेरे को मिलेगा, और अगर 100 को लॉस हुआ तो गया। आई बात समझ में? तो इस तरह से वो क्या बन गया, अमीर बन गया। यहीं से निकलती है जो है प्रोबेबिलिटी, यानी इसी को हम लोग बोलते हैं बच्चों, इसी को हम बोलते हैं प्रायिकता यानी संभावना, ठीक है। हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों को कुल 3-4 चीज़ें पढ़नी है, छोटी छोटी चीज़ें। एक तो हमें बच्चों कॉइन पढ़नी है, सिक्के के बारे में पहला जो चीज़ पढ़ना है हमने पढ़ा भी होगा। दूसरा चीज़ जो है आपको, फिर सेकेंड चीज़ जो है कॉइन के बाद 1 कॉइन्स, 2 कॉइन्स, 3 कॉइन्स। उसके बाद आपको डाइस पढ़ना है, ठीक है। डाइस का मतलब क्या है, पासा पढ़ना है। फिर उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे,
फिर आपको कार्ड, ताश के पत्ते और कुछ और सामान्य प्रश्न। बस इतना छोटा सा आपका टॉपिक है। ठीक, तो आइए हम इस टॉपिक को समझने का प्रयास करते हैं। हम सबसे पहले ये कहते हैं कि अगर हम किसी भी चीज़ की, किसी भी इवेंट यानी किसी भी घटना की प्रोबेबिलिटी की बात करें तो उसको प्रेजेंट करने का तरीका होता है पीई। देखो, ई का मतलब होता है इवेंट, ई का मतलब इवेंट। अगर हमने पी का मतलब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी और ई का मतलब जिस भी घटना को मैं ऑब्जर्व करना चाहता हूँ मैं उसको सामने रखूँगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट की जो वैल्यू होती है वह 0 से बड़ी होती है और 1 से कम होती है। ठीक है, इसको जरा परसेंट में देखें। 1 का मतलब कितना परसेंट होता है, 1 का मतलब कितना परसेंट होता है, 100% आपने पढ़ा ही होगा, ये आप जानते होंगे। 1 का मतलब 100% और 0 का मतलब, अगर हम परसेंटेज में इस बात को सोचें, हालांकि प्रोबेबिलिटी को 0 और 1 और फ्रैक्शन फॉर्म में ही प्रेजेंट किया जाता है, लेकिन हम अगर इसको थोड़ा सा परसेंटेज समझेंगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो किसी चीज़ का अगर 100%, 1 का मतलब 100%, जैसे आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप अपने आप से रिलेट कर लीजिए। आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपके साथ प्रोबेबिलिटी मूव कर रही है। क्या प्रोबेबिलिटी मूव कर रही है? आपका सिलेक्शन इसी के बीच में हो सकता है। सिलेक्शन होने के चांसेस 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, या सिलेक्शन होने के चांसेस 50%, 40%, 30%, 20%, 10%। कुछ न कुछ तो चांसेस है ही सबका। किसी की प्रोबेबिलिटी हाई है, किसी की लो। जो रेगुलर पढ़ेगा, ठीक से पढ़ेगा, मेहनत करेगा, जो अपना काम ठीक से करना जानता है, वो सिलेक्शन लेके चला जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी हाई होती चली जाएगी। लेकिन अब इस बात को हमें ये समझना है कि हमने यहाँ पर प्रोबेबिलिटी को जो डिफाइन किया है, हमने कहा कि प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 से छोटी है। इसका मतलब हम 1 का मतलब 100% कब, जब आपका सिलेक्शन हो चुका होगा, तभी तो हम कहेंगे कि आपका सिलेक्शन हो गया 100% है। लेकिन जब तक आपका सिलेक्शन नहीं है तो हम बहुत ज़्यादा कहेंगे भाई 99% पॉसिबिलिटीज़ है। समझ रहे हैं कि नहीं? तो हम 100% नहीं बोल सकते हैं पॉसिबिलिटी में, कि 100% पॉसिबिलिटी का मतलब आपको पहले से पता है, कन्फर्म है आप। तो कन्फर्म होना तो जब सिलेक्शन होगा तभी तो कन्फर्म होगा, इसीलिए प्रोबेबिलिटी। और 0 का मतलब आप तैयारी कर रहे हैं तो आप कहेंगे नहीं मेरे तो कोई चांस ही नहीं। बिल्कुल चांस आपका है, 0 तो हो ही नहीं सकता, नहीं तो आप पढ़ने क्यों आते। समझ में आ रही बात? तो जब हम किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी देखते हैं तो प्रोबेबिलिटी वैरीज करेगा 0 to 1, और हम उन्हीं चीज़ की प्रोबेबिलिटी देखते हैं जो उसमें वो घटना घटने वाली होती है। वह घटना ज़्यादा बार घट रही है, कम बार घट रही है, ज़्यादा बार मैक्सिमम टाइम आ रही है कि मिनिमम टाइम आ रही है। इसी को हम इस तरह से देखते हैं। तो पहला जो फार्मूला है या पहला जो कॉन्सेप्ट है वो प्रोबेबिलिटी का यही है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। ये आपको बुक में मिलेगा, आप इसको पहले से देख लीजिए कि ये होता क्या है। करेक्ट है? ये बात आपके समझ में नोट कर लिया आपने कि प्रोबेबिलिटी कैसे वेरिएट करेगी। दूसरा चीज़ साथ के साथ आप लिखते चलिएगा, मेरे कहने का इंतजार मत करिए, जो भी बोर्ड पे लिख दूँ आपको लिखना ही लिखना है। नहीं लिखें तो फिर PDF भेज दूँगा, फिर लिख लीजिए। लिखिए, जितना बार लिख सकते हैं लिखिए। अब बच्चों हम थोड़ा सा अगर आगे बढ़ें और हम दूसरी चीज़ देखें तो दूसरी चीज़ है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट बार। यहाँ पर जो बार शब्द है वो डेसिमल वाला बार सिस्टम नहीं है। यहाँ पर बार निगेटिव फॉर्म में आया है और ये कहता है कि हम उस घटना को नहीं घटने देंगे। अच्छा बताइए, अगर मान लीजिए आपके सफल होने के चांसेस ज़िंदगी में 90% हैं तो असफल होने का भी तो चांस होगा। सफलता की अगर प्रायिकता है, किसी काम के होने की अगर प्रायिकता है, तो किसी काम के नहीं होने की भी तो प्रायिकता है। तो अगर कोई काम मान लीजिए 90% तरीके से हो सकता है तो कितने तरीके से नहीं हो सकता है? 10% तरीके से नहीं हो सकता। कोई काम अगर 75% तरीके से हो सकता है तो कितने तरीके से नहीं हो सकता है? 25% हो सकता है। लेकिन हम यहाँ पर ना चीज़ों को ऐसे प्रेजेंट करते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, इन दोनों का जो सम होता है वो क्या होता है? 1 होता है। इस बात को ध्यान रखना। और इस तरीके से हम ई को उधर भेज देते हैं और हम ये कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट बार एंड दैट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। आप इस बात को ध्यान दीजिएगा। यानी हम इसी चीज़ को, इन दोनों का सम जो होगा 100% होता है, यानी 1 होता है। तो अगर किसी चीज़ को नहीं घटने का है तो भी अगर हमने किसी के घटने का पता कर लिया 1 में से माइनस कर देंगे। यानी किसी चीज़ के घटने की प्रायिकता मान लीजिए 4/5 है, तो नहीं घटने की, नहीं होने की भी तो प्रायिकता बनी। कितनी बनी? 1 माइनस 4/5 दैट इज इक्वल टू 1/5। आप समझ रहे हैं इस बात को? हम इस बात को परसेंटेज में रखते हैं। मान लीजिए किसी चीज़ घटने की प्रोबेबिलिटी 80%, तो 20% संभावना है कि वो नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों का सम कितना होता है? 100%। यानी 100% को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं? ध्यान रखना है कि यहाँ पर हम 1 और फ्रैक्शन का प्रयोग करते हैं। 1 का मतलब यहाँ पर 100% है और फ्रैक्शन जो आएगा हम उसको इजीली परसेंटेज में पे कन्वर्ट भी कर सकते हैं या आंसर फ्रैक्शन फॉर्म में मिल जाएगा।
इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब हम बात को और आगे बढ़ाते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, यानी हम जिस भी घटना को देखना चाहते हैं, इसके लिए सबसे पहला जो हमें पढ़ना है हमारे सिलेबस में जो पार्ट है, हम इसको बोलते हैं क्वाइन। अगर हम क्वाइन की बात करें, क्वाइन का मतलब क्या, सिक्का। अगर हम किसी सिक्के की बात करते हैं और अगर सिक्के को देखें तो सिक्के के दोनों तरफ, एक तरफ हेड होता है और दूसरी तरफ क्या होता है, टेल होता है, और एक सिमेट्रिक फिगर है, यानी दोनों ने लगभग बराबर बराबर ही कवर कर रखा है। आधा पार्ट पे हेड हो गया, आधा पार्ट पे अगर हम पूरे कॉइन को देखें, उसके सरफेस को देखें, तो एक तरफ हेड और एक तरफ टेल। तो अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड भी पूछेंगे या प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल भी पूछेंगे, दोनों बराबर आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ पर जो घटना घटती है वो पहली घटना ही घटती है। क्वेश्चन ये बनता है कि ये कॉइन टॉस, एक सिक्का उछाला गया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। अब देखो ये जो घटना है यहाँ पर एच लिख दिया, तो हम किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी खोज रहे हैं, हेड की। तो आप कहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ जो हेड होगा ना, वो एक तरीके से हेड आ सकता है, और कुल मैनर कितने हमारे पास हैं, दो मैनर पता चला ना, कौन से दो मैनर है, हेड आना और टेल आना, ये कुल मैनर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट के लिए हमने कहा कि हमारा तरीका एक है और हमारे पास टोटल जो तरीका है वह दो है। ये बात हमको बताता है प्रोबेबिलिटी, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट के लिए अगर हम थोड़ा सा और पहले आ जाएं और हम इस बात को ऐसे लिखें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ये होता क्या है, ये इसका अगर हम फार्मूला देखना चाहें तो क्या होता है, तो ये एक फ्रैक्शन रूप में जनरेट होता है, जिसका फार्मूला होता है, आप देखेंगे NE अपॉन NS, ये फार्मूला आपको देखने को मिलेगा। हम पहले इस फार्मूले को समझ लेते हैं, फिर वापस क्वेश्चन पर आएंगे। ठीक, अच्छा ये सब बुक के लैंग्वेज, इसलिए इसमें हम कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते, हमें जो लिखा है वही बताना पड़ेगा। ठीक है, बस हम इस बात को सरल शब्दों में आपको समझा सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, यानी जिस भी घटना, जैसे हमने अभी हेड देखना चाहा तो हमने हेड लिख दिया, टेल देखना चाहेंगे टेल, या जो भी कुछ देखना चाहेंगे वो चीज़ कितने तरीके से आ रही है उसको बोलते हैं एनी। का मतलब होता है नंबर ऑफ इवेंट। एनी का मतलब क्या होता है भाई, एनी का मतलब होता है नंबर ऑफ इवेंट। नंबर ऑफ इवेंट, जो भी इवेंट हम देखना चाहते हैं वो इवेंट कितने तरीके से आता है। और एनएस का मतलब होता है बच्चों नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। आप इसको अगर मेरे शब्दों में कहें तो हम थोड़ा और सरल भाषा में इस बात को समझें तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी घटना घटने का तरीका कितना है, और वहाँ पर उस स्पीसीज में, यानी वहाँ पर जो कुल घटनाएं घट रही हैं वो कितनी तरीके से घट सकती हैं। मतलब अगर हम इसको थोड़ी सी बात इस तरह समझें तो हम ये कह सकते हैं भाई यहाँ पर कुल तरीका कितना है, कुल तरीका कितना है, कुल मैनर कितना है। और हम इसको कह सकते हैं कि हम जो चाहते हैं वो कितने तरीके से होता है, यानी घटना कितने प्रकार से घट सकती है, कितने प्रकार से घट सकती है। मतलब एकदम सिंपल बात कहें तो बस हम इसी चीज़ को पढ़ते हैं, घट सकती है, यानी हम इसको एक फ्रैक्शन का रूप देते हैं। नीचे हमेशा फ्रैक्शन में क्या होता है, जब तो फ्रैक्शन में नीचे फ्रैक्शन जब आप पढ़े हैं तो फ्रैक्शन में नीचे टोटल पार्ट ही तो होता है और ऊपर क्या होता है, टेकन पार्ट होता है। तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी एक फ्रैक्शन है। प्रोबेबिलिटी में नीचे की तरफ हम जितने तरीके से जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं वो सब डाल देंगे, ठीक है, और ऊपर जो चीज़ हम चाहते हैं वह जितनी बार आ रही है हम उसको डाल देंगे। तो इसीलिए यहाँ पर इसका फार्मूला है NE अपॉन S, नंबर ऑफ इवेंट, यानी घटना कितने प्रकार से घट सकती है, और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, यानी कुल मैनर कितना है, कुल तरीका कितना है। ये एक फ्रैक्शन फॉर्म को जनरेट करता है जिसमें नीचे की वैल्यू कुल तरीका होता है और ऊपर की वैल्यू जो होती है वह कितने तरीके से वो काम हो सकता है। करेक्ट है, ये इसका एक इकलौता फार्मूला है जिस पे पूरा टॉपिक चलता है। यानी हम एक फ्रैक्शन को पढ़ रहे हैं, प्रोबेबिलिटी में क्या पढ़े, एक फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन को आसानी से परसेंटेज में कन्वर्ट किया जा सकता है, इसलिए टॉपिक परसेंटेज से कनेक्ट हो जाता है, इसीलिए टॉपिक फ्रैक्शन से कनेक्ट हो जाता है। आई बात समझ बेटा। तो चलो हम बात को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और आपसे पूछते हैं। हमने कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, आप कहा 1/2। अब आप इन्हें यहाँ पर क्यों कहा ऐसा, तो आप कहेंगे सर देखो जब हम एक कॉइन को उछालेंगे तो कॉइन के अंदर हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, तो एक्चुअली में दो चीज़ आ सकती है, लेकिन ये चीज़ हमें हेड इसमें एक ही बार मिल रहा है, दोनों हेड नहीं है, इसीलिए हमारा यहाँ पर जो है नंबर ऑफ इवेंट एक है और टोटल मैंने कितना है, 2, इसीलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या हो जाएगा, 1/2। अभी समझ में आ गया ठीक से, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड 1/2 है। अगर हम इसी तरह से अगर आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछें कि ठीक है इस क्वेश्चन में अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल पूछें तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो सेम एज 1/2 आएगी कि नहीं आएगी,
देखो, और किसी घटना घटने के तरीके अगर 1/2 है तो नहीं घटने का भी तरीका क्या हो जाएगा 1/2। अगर कोई काम 1/2 तरीके से हो भी सकता है तो 1/2 तरीके से नहीं भी हो सकता है। तो अगर हम यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड बार पूछ दूँ, अब देखो अगर मैं कहूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड और यहाँ पे बार लगा दिया, बताओ इसकी वैल्यू कितनी होगी? हेड नहीं आने के तरीके, अगर हेड नहीं आएगा तो क्या आएगा? टेल नहीं आएगा। लेकिन आप बुक में क्या सिखाता है? अच्छा 1 में से 1/2 माइनस करो। ये समझ में आ रहा है कि 1 में से 1/2 माइनस क्यों किया? क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड बार का आपने फार्मूला पढ़ा था अभी, आप समझ लीजिए, सारी चीज़ें यहीं पर देख लीजिए। लेकिन हम इस बात को डायरेक्ट ही सोच सकते हैं अगर हमारे पास थोड़ा सा बुद्धि है तो। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड यही करते हैं ना भाई, किसी चीज़ का बार निकालने के लिए 1 में से इसको माइनस करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं 1 माइनस 1/2 और इसको सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ किसका मुर्गा अब बोला है? तो देखो हम इस वाले क्वेश्चन को भी डायरेक्ट सोच सकते हैं। एक्चुअल में प्रोबेबिलिटी क्या कहती है? प्रोबेबिलिटी कहती है आप जिस चीज़ को भी ऑब्जर्व करना चाहते हैं उसको ऊपर लिखें और नीचे टोटल लिख दें। तो अगर मुझसे कोई ये पूछ रहा है कि हेड ना आए, तो मैं कहूँगा दो चीज़ों में से, हेड और टेल में से अगर हेड ना आए यानी आप टेल ही तो चाहते हैं, और ये एक तरीके से आ सकता है और बटे में 2, तो हमें वो पूरा प्रोसेस करने की क्या जरूरत थी? तो जैसे हम कहें प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल बार, तो आप कह सकते हैं कि टेल नहीं चाहते हैं। अगर टेल नहीं चाहते हैं तो फिर चाहिए आपको क्या? हेड चाहिए, तो 1/2। तो डायरेक्ट भी आप सोच सकते हैं। आई बात समझ में? ये पूरा कॉन्सेप्ट हो गया है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब तक हमारे पास सिर्फ एक कॉइन था और हमने एक कॉइन को उछाला और एक कॉइन से हमें दो चीज़ें मिल सकती हैं। क्या दो चीज़ें मिल सकती हैं बताओ? हेड और टेल। तो क्वेश्चन यही तो बनेगा, हेड आने की प्रायिकता क्या होगी? टेल आने, जो चीज़ हो सकती है उसी की तो संभावना है, जो चीज़ हो ही नहीं सकती उसके बारे में तो पूछा ही नहीं जाएगा, वो तो फिर जीरो हो गई। आई बात समझ में? तो अब देखो इसके बाद अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अब हमारे पास बेटा ना एक कॉइन्स नहीं है। बोलो कितने कॉइन्स है मेरे पास? 2 कॉइन्स। बताओ पहले कॉइन्स में मुझे क्या मिलेगा? हेड भी मिल सकता है और क्या मिल सकता है? टेल। और दूसरे कॉइन में भी क्या मिल सकता है? हेड और टेल। सबसे पहले हम टोटल मैनर पर बात करते हैं कि अगर हम इन दोनों को उछालेंगे तो हमें क्या मिल सकता है। तो देखो दोनों जगह क्या मिल सकता है? हेड मिल सकता है। ऐसा हो सकता है कि पहला वाला हेड हो और दूसरा वाला क्या हो? ऐसा हो कि पहला वाला टेल हो और दूसरा वाला क्या हो? हेड। और ऐसा हो कि पहला वाला भी हेड हो और दूसरा वाला भी क्या हो? हेड हो। तो यहाँ पे आपके पास कुल, हाँ हाँ एकदम सही कहा, लास्ट में दोनों टेल हो, पहला वाला भी टेल हो और दूसरा वाला भी टेल हो। तो आपके पास यहाँ पर कुल कितने मैनर्स मिले? 4 मैनर मिले। क्या 4 के अलावा और कुछ मिल सकता है? अच्छा अगर हम 3 कॉइन उछालेंगे तो हमें कितने मैनर्स मिलेंगे? 3 कॉइन उछालेंगे, 2 कॉइन उछाले पे हमारे पास 4 आए। यहाँ पर कॉइन्स 2 हैं तो मैनर मिले हमारे पास 4। अगर हम 3 कॉइन उछालेंगे तो कितने मैनर्स आएंगे? गजब की सिमिलरिटी आप लोगों में। अरे कोई तो बताओ क्या? अगर 2 कॉइन उछाला जाता है तो टोटल मैनर बनते हैं हमारे पास 2। अगर हम 3 कॉइन उछालें तो, अगर हम 5 कॉइन उछालें तो, हूँ क्या? 5 कॉइन उछालें तो, अगर हम 5 कॉइन उछालें तो टोटल मैनर क्या हो जाएगा? सर इतना कहाँ पूछता है। देखो टोटल मैनर का तरीका है, ध्यान सुनना, इसके अंदर कुल कितनी बातें हैं? इसके अंदर कुल कितनी बातें हैं? 2 बातें। और सामने वाले के अंदर कितनी बातें हैं? 2 बातें। तो जो टोटल मैनर होगा बेटा 2 इसका और 2 इसका मल्टीप्लाइड कर दो, 2 × 2 कितना हो गया बताओ? 4। ऐसे ही नहीं, इस बात को ध्यान रखो, इफ यू हैव द 3 कॉइन्स, हमारे पास 3 कॉइन्स मान लो बेटा, तो इसका मतलब इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, इनका मल्टीप्लाइड कर दो, कितना आ जाएगा बेटा? 8। कितना आ जाएगा? 8। ये इसका टोटल तरीका है। वो कौन से तरीके हम उसको ऑब्जर्व करेंगे, लेकिन पहले हम इस बात को समझ लें कि वह टोटल मैनर कैसे। अब इस बात को हम और अच्छे से कर सकते थे, जैसे आप इसको ना थोड़ा सा और जल्दी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ना बेटा आप ये भी कर सकते हो कि ये जो वैल्यू है ना, ये क्या है? यह 2 का क्या है? क्यूब। 2 का क्यूब कितना होता है बताओ? 8। इस तरह आप इस पहले वाले को भी कर सकते हो कि ये वाला जो चीज़ है ना क्या है? 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। ऐसे ना आप आगे भी कर सकते हो यहाँ पर कि अगर हमारे पास 4 कॉइन्स हो, 1 कॉइन्स, 2 कॉइन्स, 3 कॉइन्स और 4 कॉइन्स, तो आप इसको क्या कर सकते हो? 2 के पावर 4, जिसकी वैल्यू आपको पहले से पता होगी ना, 16, पता है ना सभी लोगों को। अच्छा ऐसे ही अब आगे और चलिए, अगर हम 5 कॉइन्स ले, हमने यही पूछा था कि अगर हमारे पास 5 कॉइन है
तो इसमें टोटल मैनर कितना होगा बताइए। तो आप कह सकते हैं इसकी वैल्यू होगी 2 की पावर 5, और 2 की पावर 5 की वैल्यू कितनी होती है बताइए, 32। अब आगे आप देख सकते हैं अगर मेरे पास 10 कॉइन है तो 2 की पावर 10 हो जाएगा, जिसकी वैल्यू 1024 हो जाएगी। आपको नहीं पता है तो आप कर भी सकते हैं, क्योंकि एक कॉइन कुछ भी करके केवल 2 ही चीज़ें दे सकता है अगर हम उसको उछालेंगे तो, ठीक है ना। कॉइन्स के पास 2 ही चीज़ें हो सकती है ना, हेड और टेल। अच्छा, आप में से कितने लोगों ने शोले मूवी देखी है? मतलब पुरानी मूवी थी, शोले मूवी देखी है। उसमें जो है एक हीरो होते हैं अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन को तो लोग जानते होंगे, सदी के महानायक हैं। और दूसरे जो हीरो थे वो थे धर्मेंद्र, उनको भी जानते होंगे आप। तो धर्मेंद्र के पास जो होता है ना एक कॉइन होता है, ठीक है, और हमेशा उस कॉइन से जीत जाता है। हाँ, लकी कॉइन कह लीजिए चाहे जो भी कहिए, जब भी वो कॉइन उछालता है वो जीत जाता है। तो एक्चुअल में क्या होता है, जब डाकुओं से लड़ाई होती है, एक को जाना होता है, एक को लड़ना होता है। अब धर्मेंद्र चाहता है कि मैं अमिताभ बच्चन को मरने नहीं दूँ। उसे पता है कि जो यहाँ पर रहेगा, क्योंकि डाकू ने चारों तरफ से घेर रखा होता है। तो एक को जाना होता है, एक को रहना होता है। तो कहता है कि ठीक है कॉइन कर लेते हैं टॉस। तो अमिताभ बच्चन पहले से कहता है नहीं मैं कॉइन में हार जाता हूँ। बोले अब कर क्या सकते हैं, अब तो कॉइन से तो जो जिसका आ जाए वही हो जाएगा। तो उछालता है और कौन जीतेगा, धर्मेंद्र ही जीतता है। अच्छा, अमिताभ बच्चन जीत जाता है, ठीक है, अमिताभ बच्चन जीत जाता है और धर्मेंद्र चला जाता है, उल्टा बता दिया मैंने। तो उससे मतलब नहीं है, कहानी की स्टोरी से जो उसका मोरल उसको समझ लीजिएगा। तो जो एक व्यक्ति जीतता है, मतलब आपने नहीं देखी, अरे सुनो तो सही। अब जो एक व्यक्ति जीतता है वो दूसरे को बोल देता है और बाद में वो मारा जाता है जो जीतता है, क्योंकि डाकू ने घेर रखा, उसकी अपनी खुद की चॉइस थी कि दोस्त को बचाना है भाई। तो जो दूसरा व्यक्ति आता है वो देखता है यार ये तो मर गया, अब क्या करें यार, रोता है, बहुत पश्चाताप करता है। लेकिन जब उसके हाथ में जो कॉइन होता है, जो वहाँ पड़ा होता है, उसको देखता है, कॉइन उसके हाथ में पाता है तो दोस्त की निशानी होती है देखता है। लेकिन उस कॉइन को देख के वो हैरान हो जाता है। मुझे क्यों हैरान हो जाता है, क्योंकि दोनों साइड ही सेम ही होता था उसका दोनों साइड सेम ही है, समझ में आएगा। इसीलिए तो 100% प्रोबेबिलिटी बन गई। अगर हम एक ऐसे कॉइन का निर्माण करते हैं जिसके दोनों तरफ हेड हो, और मैं कहूँ बताओ जो है तुम बोलोगे कि टेल आएगा और मैं बोलूँगा देखो मेरा हेड रहेगा, तो जीतेगा कौन, मैं ही तो जीतूंगा, क्योंकि दोनों तरफ क्या होगा, दोनों तरफ ही हेड है मेरे पास। समझ में आएगा। तो अगर टोटल घटनाएं जो है, टोटल जो है मैनर्स और टोटल इवेंट अगर एक ही हो गया, तब तो 100% हो गया ना बेटा, तब तो 100% हो गया। तब वो प्रोबेबिलिटी नहीं रही। अब वो प्रोबेबिलिटी नहीं था, प्रोबेबिलिटी का मतलब कुछ और भी हो सकता है, दैट इज कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी। वहां तो क्या हो गया, एकदम रिजल्ट है। समझ में आई बात, इसलिए वो जीत जाता था। समझ में आया कि विन कैसे कर रहा था, ये टेक्निकल बात थी। तो यहाँ पर हमारे कॉइन्स के साथ ऐसा नहीं होता। हम जिस कॉइन्स की बात करेंगे उसमें सब में हेड और टेल होगा। हमारे पास 5 कॉइन्स हैं, सो वी हैव द टोटल मैनर्स इज इक्वल टू 2 पर 5, या 2 का 2 में 5 बार मल्टीप्लाइड कर देना बेटा। तो ये तुम्हें समझ में आ गया। अब हम अगर वापस आते हैं थोड़ा सा और चीज़ों को समझते हैं, जैसे हमने पहला केस समझ लिया। अब इसमें क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है मैं वो आपको दिखा दूं। क्वेश्चन है 2 कॉइन टॉस टुगेदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। आपको किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, इस चीज़ को देख लीजिएगा। इसमें हमारे पास पहला प्रोबेबिलिटी बनता है बोथ आर हेड। दूसरी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन बनता है, ये सब क्वेश्चन आपसे आज किए जाएंगे। दूसरा बनता है बोथ आर टेल, बोथ आर टेल। और तीसरी प्रोबेबिलिटी बनती है वन हेड एंड अनदर टेल। ये 3 क्वेश्चन आपसे बन सकता है। तो बताओ इसमें हेड कितने तरीके से आ सकते हैं दोनों, एक, और मैनर कितना है बेटा 4। देखो कुल मैनर कितना है, टोटल मैनर कितना है, सिंपल स्पेस कितने हमारे पास हैं 2 कॉइन्स में 4 हैं। और यहाँ पर हेड कितने तरीके से आ सकता है, एक तरीके से। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो बस। अच्छा, अगर हम कहें दोनों टेल, बोथ आर टेल, तो टेल कितना आ जाएगा 1 तरीके से, कितने में से 4। लेकिन अगर मैं कहूँ वन हेड एंड अनदर टेल, तो देखो हेड टेल इनके पास भी है, हेड टेल इनके पास भी है। हम तो ऐसे चाहते हैं कि हमारे पास जो चीज़ मिले उसमें से एक हेड हो और दूसरा टेल हो। तो इसके हमारे पास 2 मैनर मिले, और टोटल मैनर कितना है बेटा 4। और फ्रैक्शन के रूल के हिसाब से आप क्या करते हैं, जो कॉमन वैल्यू होती है उसको हम लोग क्या करते हैं, कटा देते हैं। तो ये आपस में कट जाएगा और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2। आई बात समझ में। तो ये क्वेश्चन आप नोट करिए ताकि मैं फिर आगे बढ़ सकूँ। क्वेश्चन है 2 कॉइन टॉस टुगेदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी बोथ आर हेड, बोथ आर टेल, वन हेड एंड अनदर टेल। One head and another tail. 2 coin tossed together. Find the probability to get
बोथ हेड, बोथ टेल, वन हेड एंड अनदर टेल, ये आपको पता करना है बेटा। यहाँ तक बात समझ में आ रही तो हमारे को थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं, ओके, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब जैसे सेम क्वेश्चन आ गया, 3 कॉइन टॉस टुगेदर, तो आपको पता तो चल गया कि कुल 8 बातें हो सकती हैं, लेकिन अगर वो कौन सी 8 बातें होती हैं, अगर ये पता करना होगा तो आपको ये बात सोचनी पड़ेगी। तो हमारे पास ये तो पता है कि हमारे पास या तो हेड है या तो टेल है। अगर हम इस मैनर को खोजें तो हम ये कह सकते हैं यार, पहला हम ये ले लेते हैं कि तीनों का हेड होना, ठीक है। दूसरा हम ये कर लेते हैं कि 2 हेड हो और 1 टेल हो। तो अगर आप 2 हेड कहते हैं ना, तो यहाँ पर देखो 2 हेड, ये दोनों हेड हो सकता है और ये टेल हो सकता है। लेकिन इसमें ये भी हो सकता है कि ये वाला बीच वाला टेल हो और ये दोनों हेड हो, या ऐसा हो सकता है कि ये वाला टेल हो और ये दोनों क्या हो, हेड हो। इतनी बात तो आपको समझ में आ ही रही होगी। अब हम चाहते हैं कि हमारे पास 1 हेड और 2 टेल हो, तो हम अगर मान लीजिए ये कह सकते हैं कि शुरू के दोनों टेल हों और बाद वाला क्या हो, हेड हो। या ऐसा हो सकता है कि भाई हेड बीच में हो और ये टेल भाई साहब यहाँ पर हो, ये टेल यहाँ पर हो। ऐसा भी हो सकता है कि शुरू में जो हमारे पास हेड हो और बाद के दोनों क्या हों, टेल और टेल हों। और ऐसा हो सकता है कि सारे के सारे क्या हों, टेल हों। आखिर में जब हम 2 कॉइन्स को उछालते हैं, सॉरी 3 कॉइन्स को उछालते हैं, तो हमारे पास ये 8 पॉसिबिलिटी बनेगी। तीनों का हेड होना, तीनों का टेल होना, 2 बार हेड होना या 2 बार टेल होना, यही हो सकता है। बस समझ में आ रही? ये आपके पास कुल 8 चांसेस बनेगा। तो ये आपको थोड़ा सा समझना है। अगर क्वेश्चन अब तक तो 3 का ही पूछा है, लेकिन हम इस चीज़ को 4 और 5 में भी ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। तो ऑब्जर्व करिए आप लोग। तो अब इसमें क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अब क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है भाई, देखो इसमें 3 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि प्रोबेबिलिटी पूछ सकता है कि तीनों क्या हो, हेड हो। दूसरी प्रोबेबिलिटी क्या बन सकता है भाई, प्रोबेबिलिटी पूछ सकता है कि 2 हेड हो और क्या हो, 1 टेल हो। या ऐसा भी पूछ सकता है कि प्रोबेबिलिटी 2 क्या हो, टेल हो और 1 क्या हो, हेड हो। और इसके बाद चौथा क्वेश्चन में बन सकता है प्रोबेबिलिटी तीनों क्या हो, टेल हो। यही तो 4 क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें। अब इसका आंसर आप निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। इसमें से 2 क्वेश्चन बहुत सिंपल है और ये कितने कॉइन से पूछे, जैसे अगर 10 भी कॉइन्स होगा ना भाई और सब पे हेड आए तो वो एक ही तरीके से आ सकता है। तो सब पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1। कितने में से भैया, टोटल बनना कितना है, 8। ऐसे टेल आने का 1/8। लेकिन जैसे मैं पूछूंगा 2 हेड और टेल ना, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 3 है और तो इसका आंसर हो जाएगा 3/8 और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 3/8। तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ पर जनरेट किए जा सकते हैं। क्वेश्चन समझ में आ रहा है आप लोगों को? देखो प्रोबेबिलिटी में ये हो सकता था कि 3 हेड हो, फिर 2 हेड हो, फिर 1 हेड हो। लेकिन तुम देख रहे होगे कि 1 हेड वाला केस अपने आप इसमें क्या हो जा रहा है, टेल के साथ मर्ज हो रहा है, क्योंकि जैसे आप 1 हेड कहेंगे तो 2 टेल आ जाएगा। इसलिए इसमें प्रोबेबिलिटी आप 3 हेड और 2 हेड वाला देख सकते हैं। अब 3 हेड और फिर 2 हेड कहेंगे तो 1 टेल आएगा, क्योंकि हम 3 चीज़ें उछालेंगे तो 3 चीज़ें आएंगी आएंगी। ऐसे टेल में केवल आप 2 टेल देख सकते हैं, ठीक है, और 3 टेल देख सकते हैं, क्योंकि जब आप सिंगल टेल देखेंगे तो हेड के साथ कंबाइंड हो चुका होगा। आई बात समझ बेटा? ये केस बनता है। अब इससे जो अगला वाला केस है वो आप सोचिए उसमें क्या क्या बन सकता है, ये आप नोट कर लेंगे ठीक से, तब हम आगे बढ़ेंगे। हो गया बेटा? चलो, तो अगर हम बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं और हम 4 कॉइन्स को लें और इन चारों कॉइन्स पर हेड और टेल है, यहाँ पर सब में हेड और टेल, हेड और टेल, ऐसा हमारे पास दिया गया है क्वेश्चन में। ये होता भी है, अंडरस्टूड होता है कि हाँ इसमें टोटल 16 बातें बनेंगी। अब वो 16 बातें आपको खोजना ही इसका सबसे कठिन टास्क है, ठीक है। कैसे खोजेंगे, जरा सोचिए, दिमाग लगाइए आप। देखो पहला चीज़ क्या हो सकता है, जरा सोचो। पहला चीज़ हो सकता है कि चारों के चारों क्या हों, बताओ। चारों के चारों क्या हों, बताओ, हेड हों।
बहुत ध्यान देखना। दूसरा चीज क्या हो सकता है, जरा ध्यान रखना, 3 के 3 क्या हो, हेड हो। अगला क्या हो सकता है बेटा, 2 हेड हो। अगला क्या हो सकता है बेटा, सिंगल हेड हो। और अगला क्या हो सकता है बेटा, हेड हो ही नहीं। हेड नहीं हो तो क्या हो फिर वो, सोचो जरा आप, चारों के चारों क्या हो, टेल। और अगर हमने एक हेड किया है तो टेल कितना हो सकता है, जरा सोचिए, 3 टेल। अगर हमने 2 हेड किया है तो टेल कितना हो सकता है, 2 टेल। अगर हमने 3 हेड किया है तो टेल कितना होगा, 1 टेल। इतनी सारी चीजें बन सकती हैं। क्या इसके अलावा और कुछ बन सकता है? हमारे पास चारों का हेड है ना, चारों का टेल है ना, 3 हेड 1 टेल, या 3 टेल 1 हेड, या 2 हेड 2 टेल। इतनी बातें बनेंगी। लेकिन कुल मैनर हमारे पास कितने हैं, 16। अब आप इसमें एक बार देखना, जैसे अब हम इस चीज़ को ठीक समझेंगे तो ये तो सिर्फ एक ही तरीके से हो सकता है कि पहला, दूसरा और तीसरा और चौथा, ये सिर्फ एक ही तरीका दे सकता है। ऐसे अगर हम टेल की बात करें तो यह भी केवल एक ही तरीका दे सकता है कि हाँ सारी चीज़ें टेल आ जाए। तो इन लोगों में वेरिएशन है, वही हमें वेरिएशन खोजना है कि कौन सी चीज़ कितनी बार हो सकती है, करेक्ट है। तो चलो मैं किसी को खोजता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ 2 हेड और 2 टेल को पहले खोज देता हूँ। 2 हेड और 2 टेल कितने तरीके से आ सकते हैं, तो देखो पहला तो ये आ सकता है कि भाई शुरू का दोनों हेड हो और बाद के दोनों क्या हो, टेल हो। फिर इसके बाद मैं ऐसे कर सकता हूँ कि चलो ऐसा करता हूँ कि पहला वाला हेड हो और टेल भाई साहब यहाँ पर हो, हेड यहाँ पर हो, टेल यहाँ पर हो। या फिर मैं ऐसे कर सकता हूँ कि चलो यार शुरू में हेड हो, टेल भाई साहब यहाँ पर हो, ये वाले टेल भाई साहब यहाँ पर हो और यहाँ पर हेड हो, करेक्ट है। इतनी बात समझ में आ रही है। फिर मैं क्या कर सकता हूँ, और बताओ, अब ये सारा तो हो गया। अब मैं ऐसा कर सकता हूँ कि शुरू में दोनों टेल हों, शुरू में दोनों टेल हों और बाद में क्या हो, दोनों हेड हो। 4 कॉइन्स को उछाल रहे हैं, हो सकता है कि पहले शुरू दोनों पे टेल हो। हम इसको ऐसे भी तो कह सकते हैं कि अच्छा टेल यहाँ पर हो और हेड यहाँ पर हो और टेल यहाँ पर हो और हेड यहाँ पर हो। देखो ये वाला पहले आया है क्या, कहीं नहीं आया होगा। फिर आगे चलो, फिर देखो, हम चाहते हैं कि हमारे पहला वाला जो कॉइन है वो टेल के साथ आए। और उसके बाद हम चाहते हैं कि जैसे यहाँ पर था, यहाँ पर हमारे पास हेड हो और फिर हमारे पास यहाँ पर जो है हेड हो और हमारे पास यहाँ पर टेल हो। मेरे हिसाब से यहाँ पर ये 6 बातें घट सकती हैं, 6 बातें हो सकती हैं। आप जरा सोचिए कि क्या और भी कोई पॉसिबिलिटी बन सकती है, ये 6 बातें घट सकती हैं। बात समझ में आई? तो अब तक हम लोगों ने 6 और 2 8 तो खोल लिया है। अब हमारे पास था कितना, 16। 16 में से 8 हमें और चाहिए, यानी 4 इसका बनेगा और 4 इसका बनेगा। तो आओ बना के दिखाता हूँ कौन सी 4 बातें इनके अंदर छुपी हुई हैं। देखो 4 बातें ये हो सकती हैं। एक तो यही जो बन रहा है आप देख रहे हैं, एक बार टेल यहाँ पर हो, दूसरी बार टेल यहाँ पर हो, तीसरी बार टेल यहाँ पर हो, चौथी बार टेल यहाँ पर। ऐसे इसमें भी एक बार हेड यहाँ पर हो, दूसरी बार हेड यहाँ पर हो, तीसरी बार हेड यहाँ पर हो, चौथी बार हेड यहाँ पर हो। ये 4 बातें यहाँ पर बन सकती हैं और ये दोनों बिल्कुल सिमेट्रिक है, तो दोनों में सेम ही आएगा। चलो मैं करके दिखा देता हूँ बेटा। तो हम ऐसा कर सकते हैं, पहला तो हम यही कर लेते हैं कि हेड 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 और टेल, और फिर हम कहते हैं कि नहीं 2 बार हेड फिर टेल फिर हेड, फिर हम कह सकते हैं नहीं हेड टेल हेड हेड, फिर हम कह सकते हैं नहीं टेल और लास्ट के तीनों क्या हो, हेड हो। ये हमारे पास 4 तरीके बन सकते हैं। अंदर सिमिलर मैनर आप इसको भी कह सकते हैं कि शुरू में हेड था, बाद में तीनों टेल हैं, लेकिन इसमें जो है बदल जाएगी बातें। अब हमारे पास टेल शुरू में होगा, हेड के बाद 2 टेल होंगे, फिर बात बदल जाएगी, शुरू में 2 टेल होंगे, फिर हेड होगा और फिर टेल होगा, और लास्ट वाली चीज़ ये हो जाएगी तीनों ही टेल हों और लास्ट वाला क्या हो, हेड हो। आप इन 16 मैनर को यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक, इस तरह के पूरे क्वेश्चन में सबसे कठिन काम यही होता है। वैसे 3 तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर क्वेश्चन 4 का पूछ देगा तो आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। इसमें भी बेटा ये चीज़ फिक्स है, देखो ये चीज़ जो है, जो चीज़ें फिक्स हैं इसका फिक्स है, ये हमेशा बेटा एक तरीके से हो सकता है। और ये वाली चीज़ भी कितने तरीके से हो सकती है, एक तरीके से हो सकती है। इस चीज़ को आप देख के समझ सकते हैं कि अगर हमारे 3 चीज़ें एक जैसी और चौथी अकेली है तो उसके पोजीशन 4 जगह पर जा सकते हैं और उससे ये 4 चीज़ों को फॉर्मेट करेगा। तो इसका मतलब ये वाला भी चीज़ हमारा कितनी तरह से आ सकता है, 4 तरीके से आ सकता है। इसी तरह ये वाला भी हमारा कितने तरीके से आ सकता है, 4 तरीके से आ सकता है। अब हमें पता है कि टोटल हमारा 16 है, ये तो आपको पहले से पता है। तो अगर ये 16 है तो बचा कितना भाई, 10 हो चुके हैं, तो ये कितने तरीके से आ सकता है, 6 तरीके से आ सकता है। हालांकि हमने यहाँ पर उन सारे मैनर को ओपन भी कर दिया है ताकि आप उस चीज़ को देख लें, समझ लें। बात समझ में आ रहा है?
तो आप इसको जरूर आप नोट करिए, फिर मैं आगे की बात बताता हूँ। आप इसको नोट कर लीजिए ताकि आपके पास रिकॉर्ड हो, और जब एग्जाम आए तो मैं आपको कॉपी दिखा कहूँ कि देखो बेटा ये प्रोबेबिलिटी 31 दिसंबर को पढ़ाया गया था आपकी कॉपी में और ये क्वेश्चन आया हुआ, फिर आप हैरान हो जाएंगे। नोट कर लीजिए दिमाग में, कॉपी में जहाँ नोट करना है। लेकिन जैसे मान लीजिए प्रोबेबिलिटी पूछ दिया कि प्रोबेबिलिटी 3 हेड और 1 टेल का हो, तो आपको सारा बनाने की जरूरत नहीं है। 3 हॉर और हेड टेल को आप कितने तरीके से मैनेज करते हैं ये देख लीजिए, क्योंकि टोटल तरीका तो आपको पता ही है, तो आप आसानी से कर सकते हैं। पूछा कि चारों हेड आए तो आपको पता है ये एक ही तरीके से होता है, तो पूरा आपको ये 16 तरीका लिखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन को एक ही पूछेगा। और अगर 5 या 4 क्वेश्चन इस पर पूछते हैं तो अच्छी बात है, तो पूरा लिख के कर लेंगे। टाइम जा रहा है तो 5 क्वेश्चन भी तो है, तो ऐसा नहीं करेगा। सारा प्रोबेबिलिटी से ही पूछ देगा क्या? ऐसा नहीं करेगा, एक क्वेश्चन पूछेगा, बस उसे चेक कर लेगा कि आपने प्रोबेबिलिटी पढ़ी या नहीं पढ़ी। आ रही बात समझ में बेटा? चलिए, तो हम लोगों ने देखा कि चारों हेड आने का तरीका एक। अब देखो इसी सब क्वेश्चन को हम बना देते हैं प्रोबेबिलिटी में। ये आपने नोट कर लिया कि नहीं किया? सभी लोगों ने कर लिया, बहुत अच्छा काम किया। तो हम इसको बना देते हैं। अब इसको यहाँ पर करते हुए हम इसे क्वेश्चन बना देते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा यही बनेगा, प्रोबेबिलिटी चारों हेड आए, और दूसरा बनेगा प्रोबेबिलिटी 3 हेड हो और वह 1 टेल हो। फिर प्रोबेबिलिटी जो जाएगा 2 हेड और 2 टेल हो। उसके बाद फिर प्रोबेबिलिटी 1 हेड और 3 टेल हो। और फिर उसके बाद प्रोबेबिलिटी जो है चारों के चारों क्या हो, 1 2 3 4, चारों के चारों क्या हो, टेल हो। ये हमारे पास 4 बातें हो सकती हैं। हाँ, ये 5 बातें हो सकती हैं। तो आइए हम इसका प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। हमें पता है कि नीचे हमारी वैल्यू हमेशा 16 रहेगी, और बच्चों ये आप कैलकुलेशन बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसका एक तरीका है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/16। इसका तरीका हमारे पास 4 है, और 4 बटे अगर मैं 16 करूँगा तो ये कट जाएगा और इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/4। ऐसे बेटा इसका निकालोगे तो 6/16 आएगा, ये कट जाएगा क्योंकि 2 से कट जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 3/8। ऐसे इसकी प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 4/16, और ये कट के अपनी वैल्यू को दे देगा 1/4। ऐसे बेटा लास्ट में आप करेंगे तो ये सिर्फ एक तरीके से होता है, 1/16। बेसिकली प्रोबेबिलिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया कि नीचे हमें टोटल तरीका रखना है और ऊपर जिस चीज को हम ऑब्जर्व करेंगे उसको हम कर सकते हैं। एक कॉइन उछाएंगे तो हमारे पास सिर्फ 2 तरीके हैं, लेकिन अगर हम 2 कॉइन को उछालते हैं तो हमारे पास 4 तरीके हैं। अगर हम 3 कॉइन्स को उछालेंगे तो हमारे पास 8 तरीका है। अगर हम 4 कॉइन को उछालते हैं तो हमारे पास 16 तरीका है। अगर हम 5 कॉइन को उछालेंगे तो हमारे पास कितना तरीका है, 32। तो नीचे की वैल्यू तो फिट ही है, बस ऊपर वाले में आपको दिमाग लगाना है। आई बात समझ में? जैसे ये आपने नोट कर लिया सभी लोगों ने, हो गया ये सारा क्वेश्चन? ये सारा क्वेश्चन आपसे बना कि नहीं बना? बन गया, समझ में भी आ गया। तो हम लोग थोड़ा सा बात को और आगे बढ़ाते हैं, अगर यहाँ तक बात ठीक है तो। बोलो बच्चों, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो, तो हम आगे बढ़ते हैं। हो गया तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। हमने कहा अगर हमने 5 कॉइन्स उछाला है और मैं ये चाहता हूँ, देखिएगा मैं रेंडमली एक प्रोबेबिलिटी चाहता हूँ कि यार ऐसा करो कि 4 पे हेड हो, 4 पे हेड हो और 1 पे टेल हो। ये चीज कितने तरीके से हो सकती है? क्वेश्चन पूछ दिया फाइंड द प्रोबेबिलिटी, किस चीज का प्रोबेबिलिटी 4 हेड और 1 टेल का। ये कितने तरीके से हो सकता है? 4 पे हेड और 1 पे टेल हो, ये कितने तरीके से पॉसिबल है? अगर हम 5 कॉइन उछाल रहे हैं, देखो 5 कॉइन उछालेंगे तो 5 प्लेस होगा ना, तो इसमें 4 हेड चाहिए और 1 टेल चाहिए। ये कितने तरीके से हमें मिलेगा? 4 तरीके से या 5 तरीके से? देखो टेल का यहाँ पर होना, बाकी जगह हेड कर देना, टेल का यहाँ पर होना, बाकी जगह हेड कर देना, टेल का यहाँ पर होना, बाकी जगह हेड कर देना, टेल का यहाँ पर होना, हेड बाकी जगह हेड कर देना, टेल का यहाँ पर होना, बाकी जगह पे हेड कर देना। ये सबसे सिंपल केस होता है इसका। और बाकी सबको सेम रखें, एक को रखना है तो एक के वेरिएशन से पोजीशन बदल सकता है और वो 5 ही जगह जा सकता है। तो हमें वो 5 चीजें लिखने की फिर क्या जरूरत है? मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? जैसे अगर मान लो मैं 10 उछाल दूं और 10 पूछूं कि 9 हेड और 1 टेल हो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? तो कुल 10 तरीके से होगा, और पूरा तरीका हो जाएगा 2 के पावर 10, जो होती है 1024। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसका जवाब इजीली दिया जा सकता है। आई बात समझ? आपको पूरा नहीं लिखना है कि अच्छा हाँ आप 32 तरीका लिख के दिखा देंगे एग्जामिनर को कि हम ही है उधर वो महान व्यक्ति, एग्जामिनर खुश होगा।
वहां पर लिखने का ऑप्शन नहीं होता, ऑप्शन पे टिक मारना है, जिसने मार दिया चाहे तुक्का ही मार दिया, कुछ लोग तुक्का मारने में बहुत माहिर है इधर। क्यों पुष्कर जी, एक दूसरे के साथ तुक्का एकदम मैच कर लेते हैं, दिमाग एकदम जो है एकदम जो है उसको टेलीपैथी बोलते हैं। पहले जमाने में टेलीपैथी बहुत, क्योंकि वातावरण थोड़ा अलग तरीके का होता था और शांत होता था, और कुछ उस समय की चीज़ें थी जो स्पिरिचुअल चीज़ें थी जो काम करती थी, तो टेलीपैथी से लोग एक दूसरे की बात समझ जाते थे। ठीक है, वही पुष्कर जी और प्रियांशु जी के साथ होता है, किधर ही बैठे रहेंगे ये लोग, टेलीपैथी से अपना आंसर सेम टू सेम रहेगा। गलत, इनका गलत तो मेरा भी गलत, तुम्हारे 5 गलत मेरे भी 5 गलत, तुम्हारे 2 सही मेरे भी 2 सही हैं। कैसे कर लेते हैं यार आप लोग, मैं तो हैरान हूँ, अभी तक मैं इस चीज़ पे रिसर्च कर रहा हूँ कि कौन से टेलीपैथी का यूज करते हैं ये लोग। कैमरा भी देख लिया, नहीं अपने ही कर रहे हैं, पीछे आगे पीछे भी नहीं देख रहे हैं कि कौन से टेलीपैथी ये लोग यूज करते हैं। देखो देखो, दुनिया में 2 सिमिलर ब्रेन बनना बहुत बहुत मुश्किल होता है। हर व्यक्ति के ब्रेन में कुछ अलग खास बात होती है, या हर व्यक्ति के सोचने का तरीका अपना अलग होता है, लेकिन आप अपनी क्लास में देख के हैरान हो जाएंगे, पुष्कर जी और प्रियांशु जी एकदम सिमिलर थॉट है, काम ही खत्म। अब देखिए इधर कितने यहाँ पर 1 2 3 4 कितना हो जाएगा बताओ। अब इसमें कितने तरीके मिलेंगे, अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी पूछेंगे तो आप कैसे निकालोगे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 5, और नीचे कितना है बोलिए 32, तो 5 बाई क्या हो जाएगा 32, 5/32। टोटल तरीका 32 समझ में आपको आ रहा है कैसे हुआ। 32 में तो कोई दिक्कत नहीं किसी को बेटा, क्योंकि 2 × 2 × 2 5 बार कर लेना, और हम यह 5 ही कैसे मिला समझ में आ गया होगा, क्योंकि जिस चीज़ को आप ये टेल देख रहे हैं ना बेटा, सिर्फ इसी से पोजीशन बनेगा। टेल एक बार यहाँ हो सकता है, फिर ये कहीं भी इन 5 पोजीशन में से कहीं भी जा सकता है, और बाकी जगह हेड ही रहेगा, जिसको हम 4 हेड एंड 1 टेल बोलते हैं। आई बात समझ में, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी। अब हमने यहाँ पे कोई 32 माइनस तो लिखा नहीं। चलो एक और बताना जल्दी से, और ये सोचना पड़ेगा थोड़ा तुमको। इसमें हम चाहते हैं हम प्रोबेबिलिटी पता करें जिसमें हमारे पास 3 हेड हों और बेटा हमारे पास 2 टेल हो। ये प्रोबेबिलिटी आपको पता करनी है कितने तरीके से ये घटना घटेगी। ये आज का टास्क है आपके लिए। क्वेश्चन ये है कि व्हेन 5 कॉइन टॉस टुगेदर फाइंड द प्रोबेबिलिटी टू गेट 3 हेड एंड 2 टेल। यस, 3 हेड एंड 2 टेल, इस पे आपको सारे मैनर को सर्च करना है, और सर्च करके ही आप बता पाएंगे। तो सर्च करिए कि अगर हम मान लीजिए ध्यान से करना है। आइए देखते हैं क्या क्या हो सकता है, यही सोचना है, और यही आज का टास्क है। हाँ सही में मैं आप लोगों को विश्वास कर सकता हूँ। पहला तरीका तो हमारे पास यही कि हम तीनों को हेड लिख लें और इन 2 टेल को यहाँ पे ऐसे लिख दें। लेकिन अब हम क्या करेंगे, टेल की पोजीशन को बदलते हैं। तो हम पहले एक टेल की पोजीशन को बदलते हैं। तो हम ये कहते हैं कि ठीक है, हमारे पास यहाँ पर हेड है, यहाँ पर हेड है, ये टेल भाई साहब यहाँ पे है, ये हेड यहाँ पर और यहाँ पर भी टेल है। अब हम इस टेल को मूव करते चले जाएंगे, हेड टेल, फिर यहाँ पर हेड हेड और यहाँ पर टेल, फिर हम इसको मूव करते चले जाएंगे, हमारे पास टेल यहाँ पे आ जाएगा, और हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, हेड हेड हेड, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेल। एक्चुअल में अब तक हमने एक टेल को सब जगह मूव कराया, लास्ट में एक टेल रखते हुए। अब हम बात को और आगे बदलते हैं और हम दूसरी चीज़ को सीखने का प्रयास करते हैं। ठीक, यहाँ तक बात आपको समझ में आ रही है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।
इसमें दूसरा तरीका हम ये कर सकते हैं कि अगर हम शुरू में ही दोनों को टेल को रखें और लास्ट के तीनों हेड को रखें तो ये एक नए तरीके को जन्म देता है। अगर हम इस बात को ऐसे कर दें, ध्यान दीजिएगा, कि ये पहला वाला टेल यहाँ पर हो और इस टेल को मूव करवा दें तो हेड यहाँ पे चला जाएगा, टेल यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है, और बाकी हमारे सारे हेड ऐसे ही होंगे। अगर हम पहले वाले टेल पर टेल को फिक्स करते हुए और हम फिर से मूव कराएं तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है हमारे पास हेड होगा, यहाँ पर फिर से हेड होगा, यहाँ पर टेल होगा और यहाँ पर फिर से हेड होगा। लेकिन एक बात और समझनी है कि अब हम टेल को लास्ट में नहीं भेज सकते क्योंकि ये वाला सेम मिल जाएगा। अगर हम टेल को लास्ट में भेज देंगे तो ये वाला सेम मिल जाएगा, जो चौथा वाला है वो फिर हो सकता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, करेक्ट है। अब हम ऐसा करते हैं कि हमारे पास जो है जो दो टेल थे, हम ऐसा कर लेते हैं कि हम हेड और यहाँ पर दो लगातार टेल यहाँ पे रख लेते हैं और फिर उसके बाद बेटा फिर हम यहाँ पर हेड और हेड रख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये पोजीशन आपको नहीं मिला होगा, ऐसा कुछ जिसमें दोनों टेल एक साथ में हो, दोनों टेल लास्ट में साथ में है, दोनों टेल शुरू के दो पोजीशन में है, अब दोनों टेल सेकेंड और थर्ड पोजीशन पर एक साथ में है। अब यहाँ से हम इनको मूव करा के देखेंगे कि ऐसा कोई पोजीशन जो इसमें नहीं बना हो। जैसे अगर मान लीजिए मैं इस टेल से कहूँ कि तू भाई यहाँ पर चला जा, तो ऐसे मामले में एक पोजीशन बनेगा हेड टेल, फिर देखो यहाँ पर क्या बनेगा, बोलो हेड बनेगा, फिर यहाँ पर क्या बनेगा टेल, और देखो यहाँ पर हेड। क्या यह कहीं बना हुआ है? देखो ऐसा कोई पोजीशन तुमको मिलेगा, क्योंकि हमने या तो शुरू में एक टेल को लॉक कर दिया है या तो एक लास्ट में टेल को लॉक कर दिया है, तो ये पोजीशन तो आपको मिल ही नहीं सकता है। तो अब तक हमने 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8 और 9 तो खोज लिया है, आगे और भी बात होगी, है कि नहीं है? और आप लोग 5 या 6 पे ही रुके पड़े थे, 9 तो हो चुका है और आगे अभी बात और बाकी है, अभी और भी बात बाकी है, ठीक है। हम ऐसा भी कर सकते थे, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हम इस पोजीशन पे तो लेके जाएंगे क्योंकि ये वाला हो चुका होगा, तो हम एक और पोजीशन यहाँ पर देख सकते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, अगर हम ऐसे कर दें कि हमारा यह हेड है, यहाँ हेड है, ये दोनों टेल भाई साहब यहाँ पर हैं और यहाँ पर ये हेड है, तो यह भी एक पोजीशन को दिखा सकता है, क्योंकि इस दोनों पोजीशन पर जो पोजीशन थर्ड और फोर्थ है, इन दोनों पर टेल एक साथ नहीं देखने को मिला होगा, है ना? देखो कहाँ मिला है। तो अब तो 9 का 10 हो गया। इसके बाद अगर आप में से कोई बता सकता है बच्चा, कोई पोजीशन हो सकता है। अब सोचिए बेटा, सोचिए कुछ बताना चाहते हैं कि पुष्कर जी कुछ बताना चाहते हैं? बोलिए कुछ, पुष्कर जी बोलिए। हेड, पुष्कर जी यस यू कैन से समथिंग प्लीज। कुछ नहीं, अरे यार मैं तो वेट कर रहा हूँ, आप लोग दिमाग लगाइए और बताइए, अगर कोई मैनर आपको दिखता है तो। सोच लीजिए, आपके पास सोचने का टाइम भरपूर है, अगर आप कुछ बताएंगे तो आपकी बातों का मैं स्वागत करूँगा। सोच लीजिए, पूरा इतने लोग हैं, आप लोग कोई एक तरीका खोज दीजिए।
इसमें कॉम्बिनेशन का एक तरीका रन करता है, ठीक है, इसमें कॉम्बिनेशन का एक तरीका रन करता है, ठीक है। अगर आप इतनी बात समझ रहे हैं और आप ये डिफिकल्टी समझ रहे होंगे कि अगर मान लो इसमें आपका 8 ही बना या 7 ही बना, हमें वहाँ पे मैनर भी नहीं दिखाना है, हमें तो क्वेश्चन को बनाना है। तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन का एक तरीका रन करता है, वो मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे हमने जो पहला क्वेश्चन बनाया था, हम पहले उसी की बात कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमने देखा था कि हमारे पास कितने लोग हैं, 5 लोग, 5 हेड और 1 टेल है। अगर हम मान लीजिए कि चारों हेड को बैठा लें या चारों हेड के पोजीशन को सुनिश्चित करें कि कितने तरीके से ये बैठ सकता है, तो टेल के पास फिर कोई तरीका बचता नहीं है, जो सीट बचेगी उसी पे बैठ जाएगा। अगर हम केवल ये बात भूल जाए कि टेल है, मतलब एक को भूलना ही पड़ेगा, चाहे आप हेड को भूल जाइए चाहे टेल को भूल जाइए, एक को भूल जाइए और एक से बोलिए कि तू अपना जितना मैनर है बता, तू कितने मैनर से बच सकता है, क्योंकि जो बची हुई कुर्सी होगी वह उसकी होगी। तो हमारे पास अगर मान लो 5 सीटें हैं, बहुत ध्यान समझना, और अगर हम 5 सीटों में से अगर 4 चीज को चूज करना चाहें तो हमारे पास चूज करने का कुल तरीका हो जाएगा 5C4। आपके पास सीट तो 5 है ना, जगह तो 5 है, क्योंकि पॉइंट 5 है, और 5 में से आपके पास हेड कितने, 4, तो 5 में से अगर हम इसको हेड को करवाएंगे तो हो जाएगा 5C4 हो जाएगा। और 5C4 की वैल्यू आप जानते हैं क्या होता है, बोलो, 5C1 होता है, और इसकी वैल्यू आप जानते हैं 5 होता है। तो आप यहाँ पर इसको डायरेक्ट भी इस बारे में सोच सकते हैं, ठीक। आप देख लीजिए, अगर आप हेड से बैठाएंगे तो 5C4 बोल दीजिए, और अगर आप टेल वाले पोजीशन को सुनिश्चित करना चाहते हैं तो 5C1 बोलिए, क्योंकि इसमें एक का बैठना दूसरे पे निर्भर कर रहा है। जैसे कुछ जगहों पर अगर हेड बैठ चुका है तो जो बची है वो टेल के लिए है, वही टेल की पोजीशन को बनाएगी। आई बात समझ में? तो या तो आप हेड से बना सकते हैं या तो टेल से बना सकते हैं, इसीलिए इस क्वेश्चन को भी हम 2 तरीके से बना सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास हेड कितने हैं बताओ, 3, तो हम इसको कहेंगे भैया इस वाले क्वेश्चन के लिए कहेंगे तुम कितने तरीके से जो है बैठ सकते हो, सीट तो 5 है, 5 पर 3 चीज़ों को हम कितने तरीके से चूज कर सकते हैं, तो 5C3 तरीके से कर सकते हैं। 5C3 को हम एक चीज़ और कहते हैं, बताओ, 5C2, और वैल्यू निकालना तो तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है, 5 × 4 बटे में 2, 2 से देखो कट जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 10। यही 10 वैल्यू हमने यहाँ पर प्रेजेंट किया था, और अब तुमसे कह रहे थे कि 11वीं वैल्यू खोज के दिखाओ। पुष्कर जी ने खोज भी लिया था, फिर कहे नहीं 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 वो तो पहले आया है। समझ में आएगा? तो हम यहाँ पर बेटा ना कॉम्बिनेशन को यूज करते हैं, प्रोबेबिलिटी के टॉपिक में कॉम्बिनेशन को यूज किया जाता है। आई बात समझ में? तो अब ये जो चीज़ें हमने की, ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? 5 सीटें हैं, 3 को बैठाना है तो 5C3 कहते बैठा दो, किसी एक से बैठा देना, वो उसके मैनर को बता देगा। अगर आप हेड को लेंगे तो 5C3 लिखिए, अगर टेल को लिखेंगे तो 5C2 लिखिए, कोई एक से बैठाना है, क्योंकि एक के बैठने के बाद दूसरा अपने आप बैठेगा। ना समझ में ना? जैसे मैं कहता हूँ कि एक क्लास में मान लो कि 20 लड़के हैं, जिसमें से 15 लड़कियां और 5 लड़के हैं, तो इनको कितने तरीके से बैठा सकते हैं? तो हमारे पास तरीका है, टोटल सीट 20 थी तो 20C15 से बैठा सकते हैं, या हम इसी को क्या कर सकते हैं, 20C5 से बैठाते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति के बैठने के बाद, उनके बैठने के बाद दूसरे बैठने का तरीका ऑटोमेटिक ही जनरेट हो जाएगा। आई बात समझ में? तो कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पर रन कर जाए। कॉम्बिनेशन आप लोग पढ़े हैं ना बेटा, तो उस चीज़ को यहाँ पे अप्लाई कर लेना। अब जब हायर में जाएगा क्वेश्चन, जब ज़्यादा में जाएगा, जैसे हमने कहा कि हमें 10 कॉइन्स उछाल दिए और हम चाहते हैं कि 8 हेड आए और 2 टेल आए, तो चाहे तो हेड से आप मैंने निकालना, चाहे टेल से निकालना। अगर आप हेड से निकालोगे ना तो आप लिखना 10C8, और अगर टेल से निकालोगे तो 10C2, और दोनों की वैल्यू सेम ही होती है, तो 10C2 आपका लेना आसान रहेगा, छोटा रहेगा। तो 10C2 की वैल्यू आप जानते हैं क्या होता है, 10 × 9 बटे में 2, तो 10 × 9 बटे में 2 कितना हो जाएगा, बोलो, हाँ कितना हो जाएगा, 45, और नीचे कितना होगा, 2 के पावर 10 की वैल्यू तो आपको पता ही है, 1024 होती है। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो ये वाला क्वेश्चन आप पहले अच्छे से नोट कर लीजिएगा, फिर मैं एक क्वेश्चन और बोलता हूँ रैंडमली, फिर ये पूरा काम ओके, फिर आपको टेंशन नहीं है, फिर आपको बनाना नहीं है। लिख लीजिए, फिर मैं समझाता हूँ। लिखिए, क्वेश्चन लिखेंगे हम लोग, 10 कॉइन टॉस टुगेदर, 10 कॉइन टॉस टुगेदर,
10 coin tossed together. Find the probability to get 8 head and 2 नहीं, हाँ 8 head and 2 tail, सही तो है. Find the probability to get 8 head and 2 tail. So the answer will be 10 C8, that is equal to 10 C2, that is equal to 45, and that the divide by 1024. ये हमने क्या निकाला बेटा? ये हमने एक प्रोबेबिलिटी निकाली इस चीज़ की, 8 हमारे पास हेड हो और 2 हमारे पास टेल. एंड अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो मुझे लगता है कट जाएगा. 4 2 6 एक साथ नहीं कटेगा क्या? 3 से तो कटा नहीं, 5 से भी नहीं कटेगा. आंसर विल बी 45/102. दैट इज आंसर ऑफ द सेम क्वेश्चन. टू के पावर 10 की वैल्यू होती है बेटा. 2 का 2 में टोटल मैनर कैसे निकालते हैं? जब हम 4 कॉइन उछालते 2 के पावर 4 करते थे टोटल मैनर. 2 कॉइन उछालते थे. तुम्हें भूल गई क्या? देख लीजिए आप लोग, सभी लोग देखिए इधर क्या हो गया. अगर 2 कॉइन उछालते थे तो कितना मैनर बनता था टोटल? ये टोटल मैनर ही तो है, टोटल तरीका ही तो है. अगर हम 3 कॉइन उछालेंगे तो 2 का क्यूब. अगर हम 4 कॉइन उछालेंगे तो टोटल मैनर कितना होगा बताओ? 2 के पावर 4 होगा. अगर हम 5 कॉइन उछालेंगे तो टोटल मैनर कितना होगा? तो अगर हम 10 कॉइन उछालेंगे तो 2 के पावर 10 होगा कि नहीं होगा? 2 के पावर 10 की वैल्यू आपको पता है, हमने याद करवाया था. 1 KB इज इक्वल टू 1 किलो बाइट में 1024 बाइट होता है. और 1 KB जो होता है कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है या कंप्यूटर जो वर्क काम करता है वो बाइनरी सिस्टम पे काम करता है, आप जानते होंगे. उसमें 0 और 1 का प्रयोग किया जाता है. तो जो उसकी मेमोरी बनाई जाती है वो इसी तरह से 2 के पावर 10 तो 1024. आई बस में जैसे आप देखते होंगे मेमोरी कार्ड मिलता होगा 512 का मिलता होगा. आप सोचते नहीं कि 500 क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि वो 2 के पावर 9 की वैल्यू है. आई बस समझ में? तो जो सिस्टम बना है वो मैथमेटिकल सारी जगह मैथ घुसा पड़ा है. आई बस समझ में? आप देख लीजिए. तो हमारे पास अगर 10 कॉइन्स है, हमने 10 को उछाला तो टोटल में हमारे पास क्या हो जाएगा? 2 के पावर 10. क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट कि आप फाइंड द प्रोबेबिलिटी 8 हेड एंड 2 टेल. तो टोटल मैनर 1024 में तो कोई दिक्कत नहीं होगा किसी को कोई तरीका में. तो अगर हम इसको निकाल सकते हैं तो हम हेड से निकाल सकते हैं, दैट इज 10C8. या अगर हम टेल से निकालना चाहें तो इसे कर सकते हैं 10C2. और ये दोनों आपस में आपको पता है NCR NCN माइनस वाला फार्मूला आपको बताया होगा पिछली क्लास में, आप लोग अगर याद होगा आप लोग को. इसलिए तो पूरा टॉपिक फिर से पढ़ा है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी समझ में नहीं आएगी अगर कॉम्बिनेशन नहीं समझ में आया तो. और कब तक आप बेसिक तरीके से करेंगे? पुष्कर जी 45 तरीके खोजना एग्जाम में बैठ के. आप सोच लीजिए. वैसे तो क्वेश्चन नहीं पूछा था, मैं आप बताऊँ, 1 कॉइन 2 कॉइन्स 3 कॉइन्स 4 कॉइन्स, मामला साफ, एग्जाम कब है. लेकिन मैं कह रहा हूँ पूछे, क्योंकि अब जब हम पढ़ेंगे तो ठीक से पढ़ लेते हैं ना, क्या दिक्कत है? कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे तो यूज करने में कॉम्बिनेशन यहाँ पर क्या दिक्कत है? यूज कर लेंगे हम लोग. बात समझ में है? तो अगर मान लीजिए हमारे पास 10 चीज़ें हैं, 10 में से अगर मैं 8 को चूज करता हूँ, बाकी तो 2 अपने आप बैठ जाएंगे. या 10 में से मैं 2 को बैठा देता हूँ तो बाकी अपने आप बैठ जाएंगे. समझ में आई बात? तो किसी एक से इसको बनाना था, समझ में? तो ये इस तरह से हम इसको कर सकते हैं. इसकी वैल्यू आ जाएगी 45. अपन कटेगा नहीं बेटा, क्योंकि 45 केवल 2 चीज़ों से कर सकता है, 3 से और 5 से. ये ना 3 से कटने वाला है ना 5 से कटने वाला है. इसलिए हम फैक्टर करके ये भी जल्दी से देख लेते हैं कि कटेगा कि नहीं कटेगा, क्योंकि 1024 के लास्ट में 0 या 5 होगा तभी 5 से कट सकता है. सम ऑफ डिजिट 3 या 6 या 9 होगा तभी 3 से कटेगा, लेकिन ये तो 7 हो रहा है. तो इसलिए इजीली फैक्टर पता चल गया कि 9 5 जाए, यानी 9 को हम 3 का ही फैक्टर मानते हैं. तो 3 से नहीं कटा तो नहीं कटेगा फिर. आई बात समझ में ना? तो आसानी से कर लोगे कि नहीं कर लोगे? बोलो ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आप लोगों को आ गया कि नहीं आ गया? तो आपको पूरा नहीं बनाना पड़ेगा. जिस चीज़ के बारे में पूछेगा आपके पास सब तरीका है. तो हमने अब तक क्या सीखा? हमने कॉइन के बारे में सीखा. कॉइन के पास 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है हेड और दूसरा क्या होता है बेटा? टेल. तो जब हम कॉइन को उछालेंगे तो उसमें केवल 2 ही चीज़ आ सकती है, हेड और टेल. लेकिन अब हम जो अगली चीज़ पढ़ने वाले हैं उसमें 2 चीज़ें नहीं आएंगी, क्योंकि उसका नाम है बेटा डाइस. डाइस एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप इसको देख सकते हैं. मैं आपको यहाँ पर एक बार डाइस दिखाता हूँ, आप सभी इसको बहुत ध्यान से देख सकते हैं. और
डाइस, है ना। आपको डाइस दिखाई दे रहा होगा सभी लोगों को। देखो बेटा, डाइस पे ना ऊपर एक, मतलब थोड़ा बढ़िया से देता हूँ। डाइस पर, डाइस पर आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा होगा एक, यहाँ लिखा होगा दो, यहाँ लिखा होगा तीन। अब बचे चार, पाँच और छः। वो इसके किसी भी फेस पर हो सकते हैं। स्टैंडर्डाइज केस में बेटा 1 के अपोजिट में 6 होता है, 2 के अपोजिट पे 5 होता है और 3 के अपोजिट में 4 होता है। वो केवल स्टैंडर्डाइज में होता है, बाकी कहीं भी कोई भी अंक लिखा जा सकता है। तो बेसिकली हम जिस डाइस की बात कर रहे हैं, अब हमारे पास यहाँ पर कुल हमारे पास 6 अंक हैं, 1 से लेकर 6 तक के अंक होंगे। ठीक 3D फिगर इसलिए आप लोग नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन आप डाइस सभी लोगों ने पासा तो खेला ही होगा, लूडो खेला ही होगा। तो लूडो आप जब खेले होंगे तो वही डाइस सबको मिलता है, 1 से लेकर 6 तक के अंक होते हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि डाइस पर 1 से लेकर 6 तक अंक हैं। तो जब हम पासे को उछालते हैं तो आप देखते होंगे कि सब लोग पहले ये सोचते हैं कि मेरा 6 आए, मेरा 6 आए, मेरा 6 आए, ऐसा सोचते हैं आप लोग कि नहीं? तो वो क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी। कैसे प्रोबेबिलिटी हुआ? क्योंकि रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया। रैंडम एक्सपेरिमेंट में ही हम जो है प्रोबेबिलिटी को खोजते हैं। अगर हम सब पे 6 लिख दें तो, अगर हम सब पे 6 लिख दें तो बस आप लोगों वाले पे 1 से लेके 6 तक लिखा रहेगा और मेरे वाले पे 6 लिखा रहेगा, और जब मैं फेंकूंगा मेरा 6 ही आएगा। आई बात समझ? तो रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ। फिर रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब जहां पर और भी चीजें वेरिएट कर रही होंगी। समझ में बात? जहां पर एक से अधिक बात हो रही वहीं पर तो प्रोबेबिलिटी आप करेंगे, नहीं समझ में बात? तो प्रोबेबिलिटी जो है अब हम डाइस में निकालने वाले हैं। तो अगर हम डाइस में, अगर हम डाइस को थ्रो करते हैं या इसको हम टॉस करते हैं तो इसमें क्या क्या हम प्रोबेबिलिटी ऑब्जर्व कर सकते हैं? तो हम ए प्रोबेबिलिटी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि 6 आने की प्रोबेबिलिटी कर सकते हैं, इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कर सकते हैं, ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कर सकते हैं, प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कर सकते हैं, नंबर डिविजिबल बाई 3 कर सकते हैं, कंपोजिट नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कर सकते हैं। तो आप लोग क्यों देरी कर रहे हैं? लिखिए। हाँ, लेस देन मोर देन कर सकते हैं, लिख डालिए सब क्वेश्चन। लिखिए ए डाइस थ्रोन, ए डाइस थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। अब इसमें क्वेश्चन करते जाना बेटा। पहला लिखना प्रोबेबिलिटी 6, दूसरा प्रोबेबिलिटी इवन नंबर, तीसरा प्रोबेबिलिटी ऑड नंबर, चौथा प्रोबेबिलिटी प्राइम नंबर, पांचवा प्रोबेबिलिटी नंबर डिवाइड बाई 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ कंपोजिट नंबर, ठीक, हाँ, डिवाइड बाई 3, ठीक है, प्रोबेबिलिटी नंबर ग्रेटर देन 2, प्रोबेबिलिटी नंबर लेस देन 2। हो गया बेटा? चलो छाप दो। साइड तो इधर है। बस आदत चलाचार है और कुछ नहीं है। प्रियांशु, ऐसे व्यक्ति को क्या कहें? ऐसी कौन सी चीज जो अपनी आदत से लाचार है? एक ही एग्जाम्पल बस है इसके लिए, तुम्हें पता ही है प्रियांशु। चलो लिखो। डेंजरस खिलाड़ी है ये, डेंजरस खिलाड़ी, खतरों के खिलाड़ी इसको बोलते हैं। चलो बेटा पढ़ लो।
प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 जो है आप देखेंगे कि केवल 6 एक तरीके से आ सकता है और इसलिए इसकी प्रायिकता 1 होगी और टोटल मैंने हमारे पास कितना है 6। हम जिस चीज़ 6 को खोज रहे हैं वो 1 से लेकर 6 में एक ही बार आता है। अगर हम इवन नंबर की बात करें तो इवन नंबर की हमारे पास प्रोबेबिलिटी 3 बनेगी, क्योंकि 3 इसलिए बनेगी क्योंकि 2, 4 और 6 इवन नंबर कहलाते हैं। तो 3 बटे आप 6 कर दीजिएगा। अब मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ कि कौन से हैं, 2 है, 4 है और 6 है बेटा, आप देख सकते हैं। तो इसको कटा के इसकी प्रोबेबिलिटी आप निकाल लेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी 2 1/2 होगी। सेम द ऑड नंबर केस में भी इसकी वैल्यू 3/6 दैट इज इक्वल टू 1/2 आने वाली है। आप पूछेंगे ऐसा कैसे हुआ, क्योंकि इसमें भी आप देख सकते हैं कि इसमें क्या होगा कि 1 आएगा, 3 आएगा और 5 आएगा, यही नंबर होंगे जो इसकी प्रोबेबिलिटी को बनाएंगे। प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 आएगी, 3/6 आएगा और ये इसकी वैल्यू कट के 1/2 आएगी। वो कौन से 3 चीज़ें हैं आप देख सकते हैं, 2, 3 और 5, यही प्राइम नंबर है। 1 प्राइम नंबर नहीं होता, 1 प्राइम नंबर नहीं होता। ऐसे जब कंपोजिट नंबर के लिए आप करेंगे तो आप बताइए कंपोजिट नंबर की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, ये क्वेश्चन आपको करना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंपोजिट नंबर। प्रोबेबिलिटी ऑफ कंपोजिट नंबर कितना होगा पूजा जी, आप बताइए। क्या सर? सबसे आगे बैठी हो तुम, बात करते करते इधर से उधर कहाँ तो ध्यान ध्यान क्लास में नहीं है तुम्हारा, बताओ फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ कंपोजिट नंबर कितना होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ कंपोजिट नंबर प्रोबेबिलिटी ऑफ कंपोजिट नंबर जो है 1/2 आएगा। वेरी गुड। देखिए दिमाग देखिए इनका, कौन कौन से कंपोजिट नंबर है बेटा, कौन कौन से कंपोजिट नंबर हैं? और 1 1 4 6 1 होता है कंपोजिट नंबर। 1 इज नीदर प्राइम नार कंपोजिट, याद रखना। कंपोजिट नंबर होते हैं जिनको डिवाइड करने के लिए वह अपने आप और स्वयं के अलावा किसी और से डिवाइड हो। प्राइम नंबर वो होते हैं जो 1 और स्वयं से डिवाइड हो। इसका मतलब प्राइम नंबर को डिवाइड करने के लिए 2 डिस्टिंक्ट डिवाइडर चाहिए, लेकिन कंपोजिट नंबर को डिवाइड करने के लिए 2 से ज़्यादा चीज़ें चाहिए और 1 के पास केवल एक ही डिवाइजर होता है 1, इसलिए 1 इज नीदर प्राइम नार कंपोजिट। लेकिन 2 प्राइम नंबर है क्योंकि 2 1 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा। 3 प्राइम नंबर है क्योंकि 1 और 3 से कटेगा। 5 प्राइम नंबर है क्योंकि 1 और 5 से कटेगा। तो कंपोजिट बचा कौन, 4 और 6। तो कंपोजिट में हमारे पास केवल 4 और 6 है। अब अगर आपको कंपोजिट नंबर ही नहीं पता है तो ये क्वेश्चन तो गलत ही कर दोगे ना बेटा, फिर प्रोबेबिलिटी सिखाने का क्या फायदा। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 और टोटल हमारा कितना है 6, कट के इसकी वैल्यू 1/2 नहीं आएगी, 1/3। और ऑप्शन में 1/2 पक्का देगा, वो जानता है कि क्या गलती करने वाले हैं। चलो नंबर डिवाइड बाई 3, 3 से कौन कौन से नंबर डिवाइड होते हैं बताओ, ऐसे कौन से नंबर हैं जो 3 से डिवाइड हो जाते हैं, कौन कौन से नंबर है 3 से डिवाइड, एक 3 डिवाइड होगा और 6, बस 2 ही तो होगा। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, सेम हो जाएगा ना। लिख दूँ डायरेक्ट 1/3 लिख दूँ, कोई प्रॉब्लम बोलो। ऐसे नंबर ग्रेटर देन 2, ये तो तुम्हें पता ही कि 2 से बड़े बराबर नहीं लिखा है, 2 से बड़े, 2 से बड़ा कौन कौन होता है बताओ, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 2 से बड़े। और 3 होता है कि नहीं होता है, 3 भी होता है। तो देखो यहाँ पर जब मुंह खुला है ना इधर की तरफ तो वो बड़ा होगा, साइन में इधर देखो, इधर मुझसे पूछो, जिधर मुंह खुला है वो बड़ा और जिधर मुंह बंद वो छोटा। तो अगर यहाँ 2 से बड़ा नंबर कौन सा है, 3 4, तो कितने नंबर मिले बेटा हमें 4। तो 4 क्या हो जाएगा 6, 4/6 को हटा के बताओ कितना आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 2/3। ऐसे नंबर लेस देन 2 में 2 को नहीं लेंगे क्योंकि लेस देन और इक्वल नहीं है, लेस देन 2 में हम केवल 1 को लेंगे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी बताओ 1/6। तो हम आसानी से इसको बता सकते हैं 1/6। तो कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, समझ में आ रहा है तो हम बात को आगे बढ़ाएंगे। देखो यहाँ तक बात समझ रही तो बात को आगे बढ़ाते हैं। तो अगर हम एक कॉइन को उछालेंगे, एक कॉइन को टॉस्ट करेंगे और हम 2 कॉइन को टॉस करेंगे और 3 कॉइन को टॉस करेंगे, 4 कॉइन को टॉस करेंगे, तो कॉइन का सारा केस आपको समझ में आएगा। ऐसे डाइस में अगर हम एक डाइस को थ्रोन करते हैं, अब इसके बाद कितने डाइस थ्रोन करने हैं, उसके बाद कितने डाइस करने हैं, उसके बाद कितने करने हैं,
लेकिन आपके एग्जाम में 1 और 2 तक ही बात रुक जाती है। तो चलो हम पहले 2 को देखते हैं कि 2 को उछालेंगे तो क्या होगा। देखो बेटा, यहाँ तक समझ में आ रहा है आप लोगों को, सभी लोगों को? 1 प्राइम नंबर होता है, 2 प्राइम नंबर होता है, 3 कंपोजिट नंबर होता है, 3 कंपोजिट नंबर होता है। नहीं। छोटे से क्वेश्चन में भी क्या कंफ्यूजन? प्रियांशु आप बताइए, अगर हम 2 डाइस को उछालेंगे बेटा तो इसमें टोटल मैनर कितना बनेगा? अगर एक डाइस में 6 तो 2 डाइस में कितना मैनर बनेगा? 12। वेरी गुड, वाह वाह। ये देख लीजिए, जरा देखो, एक डाइस के पास, हाँ पुष्कर जी सही कह रहे हैं, एक डाइस के पास 6 मैनर और दूसरे डाइस के पास भी 6 मैनर। अगर 6 में 6 का मल्टीप्लाइड कर देंगे तो 12 कैसे आएगा? मुझे तो यही नहीं समझ में आता है। तो टोटल जो मैनर होगा ना बेटा, टोटल मैनर, ये मैं बता रहा हूँ एक का नहीं, किसी का भी पता नहीं क्यों तुम लोगों का दिमाग नहीं चल रहा है। जब हम कह रहे थे कि टोटल मैनर 2 के पावर 10 की वैल्यू 1024 होगी, तो आप में से कुछ लोग करें ये कहाँ से ले आए? अरे जब 10 कॉइन्स हो गए तो 2 का 2 में 10 बार मल्टीप्लाइड होगा। जब हमारे पास 2 डाइस होगा, क्योंकि टोटल मैनर निकालना बहुत आसान है, तो हमारे पास अगर 2 डाइस होगा तो हमारे पास ये भी 6 देगा और ये भी 6 देगा। तो 6 में 6 का मल्टीप्लाइड कर दो तो यहाँ पर कुल 36 ऑब्जर्वेशन में मिलेंगी। अब उन 36 चीज़ों में से मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ वो आपको देखने को मिलेगा। 36 पहला हमें 6 मैनर दे सकता है। अच्छा बताओ, डाइस में कभी 7 मैनर्स आ सकते हैं क्या? तो फिर डाइस कहने का मतलब ऑटोमेटिक है 6, और दूसरा भी डाइस में कितना मैनर देगा? 6। तो व्हेन द टोटल मैनर्स विल बी 6 × 6 दैट इज इक्वल टू 36। होप्स ऑल ऑफ यू फाइंड द सेम। तो अगर हमारे पास बेटा ये 36 मैनर आया तो चलो हम इस 36 मैनर को आपको दिखाते हैं। आओ, तुम लोग भी बेटा अच्छा टीचर पा गए हो, खून पी लो मेरा बस। देखो इधर देखो, 1 ठीक है, 1 1 1 2 1 3 1 4, प्रियांशु 1 5, 1 5 के बाद प्रियांशु क्या होगा? 1 6 के बाद क्या होगा प्रियांशु? हाँ 1 7 है ना, अजीब दास्तां। 1 7 कहाँ से ला दोगे? डाइस पे 1 6 ही हो सकता है ना, 6 ज़्यादा कैसे आएगा? अब आएगा 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 और क्या आ जाएगा बेटा? 2 6। ऐसे आगे चलो 3 1। हाँ कौन है मान? आप कुछ बताना चाहते हैं बेटा? बोलो उनका क्या हुआ? कोई बात है बताइए, नहीं समझा तो मैं फिर समझाऊं। क्या हुआ? क्या बोला? अच्छा आप आगे बताना चाहती हैं, बताइए। 3 2 3 3, उसके बाद देखो अभी क्वेश्चन बताऊंगा क्या इस पे जरूरत है, नोट कर लो। तो आप सब लोग नोट कर लीजिए। 3 5। अब तो आपकी समझ में आ ही गया होगा। एक्चुअल में पूरी कहानी जानते हो, जाके 6 and 6 पे खत्म हो जाएगी। 3 लाइन और लिखना है, लिख लेते हैं, कॉपी पे लिखो, लिखने से पीछे नहीं बचना बेटा, मेहनत करो, पढ़ने आए हो ना, लिखो अच्छे से, लिखो सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें नोट करो। अब लिखेंगे, फ़ौरन बात नहीं करना है, अभी पढ़ा है ना बेटा, तो पहले अब पढ़ाई कर लो, बाद में कर लेना बात। 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 और क्या हो जाएगा बताओ? 4 6। ऐसे ही बेटा यहाँ पर 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और क्या आ जाएगा? 5 6। इसी तरह से 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा? 6 6 आ जाएगा। ये हमारे पास कुल जो है, ये हमारे पास कुल 36 मैनर्स हैं, 36 मैनर। पहले डाइस पर 1 आना और दूसरे पे 1 आना, पहले पे 1 आना और दूसरे पे 2 आना। इस तरह से ये कुल 36 बातें हो सकती हैं जिनको हमने पहले ही समझ लिया था, और ये हमने पहले ही यहाँ पर देख लिया था कि ये वो 36 मैनर्स हैं जो जनरेट होते हैं। जनरेट कैसे होगा? अच्छा बताओ, अगर 3 डाइस होगा तो फिर क्या होगा? ये तो डाइस 2 है, इफ यू हैव द 3 डाइस तो टोटल मैनर कहाँ तक पहुँच जाएगा? तो 6 का क्यूब हो जाएगा, 6 × 6 × 6 कितना हो जाएगा बताओ? 216। अब ऐसे ही बताओ बेटा, अगर हमारे पास 4 डाइस होंगे तो कितना हो जाएगा? 1 2 9 6। 36 का स्क्वायर कितना होता है पुष्कर जी? 36 का स्क्वायर 1 2 9 6। समझ में बात? तो आपको क्या करना है, ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन कर लेना है। जो डाइस का कॉन्सेप्ट था और जो क्वाइन का कॉन्सेप्ट था टोटल मैनर में वही है। तो एक तरफ की वैल्यू तो आपको पता चली गई कि टोटल हमारा क्या होगा।
आपको पूरा काम ये करना है, जो चीज़ पूछा जा रहा है बस उस पर वह कितने तरीके से इन 36 मैनर में से, इन 36 मैनर्स में से जो मैं पूछूंगा वो प्रोबेबिलिटी कितने तरीके से कर सकती है, वो चीज़ हम देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है इसमें। तो देखो बेटा, सबसे पहली चीज़ इसमें आप देख सकते हैं, एक मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ, आप देखिएगा, आपको दिखाई देगा। इन नंबरों को जरा आप देखिए, ये कैसे नंबर है, बोथ आर द सेम डिजिट, बोथ आर द सेम डिजिट। तो क्वेश्चन बनता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी बोथ आर द सेम डिजिट। कर लेंगे आप? तो चलिए क्वेश्चन पे हम सीधा आते हैं, फिर एक एक करके देखते हैं। चलिए लिखिए, लिखिए 2 कॉइन टॉस टुगेदर, क्वेश्चन लिखिएगा। हाँ, 2 डाइस, आराम से, आवाज थोड़ा धीरे धीरे, पिक पकड़ लेती है तुरंत ही, जिससे लगता है कि आज़ादी अभी जो है आज़ादी मिलने वाली है, बस सब है कि नहीं है। हाँ, स्पीकर लगा रखा है। लिखिए क्या लिखा आपने, 2 डाइस थ्रोन टुगेदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। अब हम क्वेश्चन पे आएंगे बेटा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। पहला प्रोबेबिलिटी, सेम, बोथ सेम डिजिट, बोथ आर सेम डिजिट, बोथ आर सेम डिजिट, बोथ आर सेम डिजिट। दूसरा बोथ आर 6। तीसरा प्रोबेबिलिटी, ठीक है, सम ऑफ बोथ, यानी अगर हम पहले को अल्फा बोलें और दूसरे को बीटा बोलें, सम ऑफ बोथ इज इक्वल टू 10, प्रोबेबिलिटी सम ऑफ बोथ इज इक्वल टू 9, प्रोबेबिलिटी सम ऑफ बोथ इज इक्वल टू 5, इज इक्वल टू 5। ये मैंने 4 क्वेश्चन आपके सामने रखा है, और मुझे पूरा विश्वास है आप मुझे बताएंगे और अच्छे से बताएंगे। अल्फा प्लस बीटा, अगर हम पहले लेटर, पहले डिजिट को अल्फा मानेंगे तो दूसरे को बीटा मान लेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ बोथ इज इक्वल टू 10। ये लैंग्वेज है, बस आप इसको समझिएगा। इसका मतलब है सम ऑफ बोथ इज इक्वल टू 10, सम ऑफ बोथ इज इक्वल टू 9, सम ऑफ बोथ इज इक्वल टू 5। दैट इज कॉल्ड द अल्फा प्लस बीटा। अल्फा इज द फर्स्ट एंड बीटा इज द सेकेंड। देखिए प्रोबेबिलिटी बोथ आर द सेम डिजिट, आपको पता है कि सेम डिजिट कौन कौन से होते हैं, कुल 6 मैनर्स हैं, अभी दिखाया भी था आपको। डबल 1 होना, डबल 2 होना, ये 6 ही मैनर्स होता है। तो 6 और टोटल मैनर यहाँ पे कितना बताइए, 36। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कुछ कट के कितना आ जाएगी, 1/6। ये इसका प्रोबेबिलिटी हो गया। अगर प्रोबेबिलिटी चाहिए कि दोनों 6 हो तो वो एक ही तरीके से संभव है, और टोटल मैनर कितना है 36।
अब यहाँ वाले क्वेश्चन को आपको समझने की जरूरत है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, अगर आप 10 करेंगे तो मैं इसको पहले तो मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, एक बार देखो बेटा, फिर हम लोग वापस आ जाएंगे। मैं आपको, बहुत ही सिस्टमेटिक होता है अगर आप इसको समझें तो। मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देखिएगा। देखो ये जो लाइन है ना बेटा, ये इसको 10 पे पहुँचाएगी, ये जो लाइन है ना इसको 12 पे पहुँचाएगी, ये जो लाइन है ना इसको 9 पहुँचाएगी। नहीं उठा लीजिए, बाथरूम उठा लीजिए, उठाइए आराम से रखिए। कैब ठीक है, अब बैठिए। ये वाली जो लाइन ना बेटा, इसके पहले वाली देखो, ये वाली आपको दिखा रहा हूँ, ये जो लाइन है ना ये सब, इसको 9 पे पहुँचाएगी। आप देख रहे हैं आप लोग इस लाइन को, देखो 6 + 6 कितना होता है। ज़रा अगर हम इस बात को और सही तरीके से ऑब्जर्व करने की कोशिश करें तो हम देख सकते हैं कि 6 + 6 इज इक्वल टू क्या होता है, 12। और देखो यहाँ पर ये वाली लाइन कहाँ पहुँचाएगी उसको, 11 पे। ये वाली लाइन उसको कहाँ पहुँचाएगी, 10 पे। ये वाली लाइन उसको कहाँ पहुँचाएगी, 9 पे। इसके ऊपर वाली लाइन कहाँ पहुँचाएगी इसको, देखो अब मैं दिखाता हूँ आपको। ये वाला 8 होगा, देखो 6 2 5 3 4 4 3 5 और यहाँ पे 2 6, ये पूरी लाइन इसको पहुँचाएगी कितने पे, 8 पे, 8 पे। अब बताओ ये कितने पहुँचाएगी, ये देखो 7 पे। सबसे ज़्यादा जो मैनर मुझे लग रहा है, क्योंकि ये डायगोनल बन रहा है, तो सबसे ज़्यादा मैनर कौन सा है, 7 वाला ही है। कितने तरीके बने, 1 2 3 4 5 6, इसका 6 बना, इसका 5 बना, इसका 4 बना, इसका 3 बना, इसका 2 बना, इसका 1 बना। देखो क्या सुंदर ब्यूटीफुल पैटर्न है। ऐसे अब आगे फिर से डिक्रीज हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये हमारा बन गया बेटा 7। अब 7 के बाद फिर वही 6, यहाँ पे 6 बनेगा, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, मतलब ऐसे बनेगा। ये 7 हो गया तो 6 5 4। अब इसको आप देख सकते हैं, मैं कर देता हूँ, आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, आप इस चीज़ को समझ सकते हैं ठीक से। अगर हम इस लाइन को मिला दें, ये लाइन इसको पहुँचाएगी कहाँ पे पहुँचाएगी, 6 पे। अगर मैं इस लाइन को मिला दूँ तो ये लाइन इसको कहाँ पहुँचाएगी, 5 पे। अगर मैं इस लाइन को मिला दूँ तो ये कहाँ पहुँचाएगी, 4 पे। अगर मैं इस लाइन को मिला दूँ तो ये इसको कहाँ पहुँचाएगी, 3 पे। और इसको मिला दूँ तो कहाँ पहुँचाएगी। तो यहाँ पर जो नंबर बनते हैं ना बेटा, वो 2 से लेके 12 तक के नंबर बनते हैं। सबसे ज़्यादा तरीका बनता है 7 तरीका, और वो तरीका बनता है मतलब 7 लाने के 6 तरीके, सॉरी 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर इसका सम 7, इसके 6 मैनर बनते हैं। हम इतनी चीज़ों को बना सकते हैं डाइस को उछाल करके। हम 2 गेट कर सकते हैं, हम 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हम 13 गेट कर सकते हैं प्रियांशु। 2 डाइस को उछालें और 13 मिल जाए, 13 मिल जाए। इज एनी पॉसिबिलिटी, रुकिए भाई प्रियांशु, अगर हम 2 डाइस को उछालें तो दोनों को जोड़ने पे 13 मिल सकता है, 9 18। 2 डाइस उछालेंगे, क्या 18 मिल पाएगा, मिल जाएगा, मिल जाएगा। 2 डाइस उछालेंगे 1 मिल जाएगा, 1 2 मिलेगा, 3 मिलेगा। अच्छा बताओ कितने तरीके से 5 मिलेगा, हाँ कितने तरीके से मिलेगा, हाँ क्या 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 कितना तरीका दिखाई नहीं दिया आपको। 5 कहाँ बन रहा है बेटा, देखो 5 एक तरीका, 2 तरीका, 3 तरीका और 4 तरीका, कितने तरीके से बनेगा। तो क्या आप लोग एग्जाम में जाके ये सब बनाने वाले हैं, तो फिर क्या करने वाले हैं, याद कर लेंगे और कुछ याद करने के लिए नहीं है। आइए बताता हूँ तरीका, आपको समझाता हूँ, सुनिए एक चीज समझाता हूँ, बहुत ध्यान समझना, ध्यान सुनो बेटा। अगर नहीं उसको बात करूंगा तो सो जाएगा, समस्या ये है, उसे बात करना बहुत जरूरी है। एक और सोने वाली है, वंशिका समझ में आ रहा है तुमको बेटा, देखो इधर। तो अगर मैं कहता हूँ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 10 ना बेटा, तो 10 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 10 लाने के लिए सबसे बड़ा नंबर कौन सा हमारे पास होता है, 6। और 6 के साथ हम क्या लगा सकते हैं, 4, तो 10 मिल जाएगा। अब आपको करना है कि एक को आपको कम करना और एक को बढ़ाना है। 6 कर दो 5, तो 5 में क्या जोड़ेंगे, 10 हो जाएगा 5, और कम करो इसको 4, और ये क्या हो जाएगा 6। अगर और कम करेंगे तो क्या मिलेगा प्रियांशु,
3 और 3 में क्या जोड़ेंगे कि 10 आ सकता है? तो क्या 3 और 7 का पेयर बनेगा? नहीं बन सकता है। तो इसको ना आपको याद नहीं करना है, आपको इस वाले मेथड को यूज करना है कि हम एक हायर वैल्यू से या एक लोअर वैल्यू से एक बार वैल्यू को सेट कर लेंगे और उसके बाद हम फिर क्या करेंगे, उसको उसको एक एक का वेरिएशन करना शुरू कर देंगे, तो हमें पूरा पीछे की बात याद नहीं करनी पड़ेगी। हाँ, समझने के लिए बात जरूरी थी, लेकिन अब आपके पास पता चला कि इसकी कितने मैनर है, 3, और टोटल मैनर कितना है बेटा 36। तो आप इसको घटा सकते हैं ना बेटा, देखो कितना आ जाएगा इसकी वैल्यू 1/12। आई बात समझ में आप लोगों को? ऐसे अगर अल्फा प्लस बीटा अगर 9 का रहा है, आप पीछे मत देखिए और आप अल्फा प्लस बीटा 9 पर आप रिसर्च कर लीजिए। तो 9 लाने के लिए सबसे बड़ी वैल्यू ले लीजिए 6, 6 और 3 क्या होता है 9। अब इसको मैनेज करिए, 63 को मैनेज करिए, देखो इसको मैनेज करेंगे ना बेटा, तो हो जाएगा 5 और 4, और मैनेज करिए 3 और क्या हो जाएगा 6, और कुछ हो सकता है क्या, 6 और 3 हो सकता है ना, 6 और 3 9, 5 और 4 9, अरे एक और आएगा भाई, 4 और 5 कहाँ चला गया, 4 और 5 9, और फिर 3 और 6 9, ये कितने मैनर मिले हमारे पास 4, तो इसके मैनर हमारे पास मिले 4, और मैनर कितने हैं टोटल, टोटल है 36, तो 4 बाई क्या हो जाएगा 36, दैट इज इक्वल टू बताओ 1/9। आ रहा है पकड़ में आप लोगों को? ऐसे ही अगर हमें 5 लाना है, तो अब 5 लाना है तो 6 से मत लीजिए, अब लोअर वैल्यू से बनाएंगे। तो सबसे छोटा वैल्यू कौन सा होता है बताइए, जो 5 में काम आएगा 1, 1 के साथ 4 अगर लगा देंगे तो 5, 2 के साथ अगर 3 लगा देंगे तो 5, 3 के साथ अगर 2 लगा देंगे तो 5, 4 के साथ 1 लगा देंगे तो 5, और कहीं 5 बन सकता है? क्योंकि 6 से छोटी वैल्यू है तो हम छोटे वैल्यू से ही उसको ऐड करना शुरू करेंगे। तो एक पे एटलीस्ट 1 हो सकता है, 1 के साथ क्या चीज़ हमें 5 बनाएगा 4, और फिर उसको एक को बढ़ाना है एक को घटाना है, तो हमें पूरा टेबल यूज नहीं करना पड़ेगा पीछे वाला। और हम एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो हम उस क्वेश्चन को एक कम समय देके आगे बढ़ सकते हैं, और पूछेगा बेटा कोई एक, अगर 5 क्वेश्चन पूछे ना बेटा तो टेबल बना लो, लेकिन जरूरत नहीं है अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं तो अगर हम इस बात को समझे तो यहाँ पर हमारे पास कुल मैनर मिले 4, और टोटल मैनर हमारे पास कितना है 36। अगर इसको कटा देंगे बेटा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/9, तो आप इसको नोट करिए 1/9, सभी लोग नोट करेंगे 1/9। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ भी सकते हैं। आगे क्वेश्चन दो, ये समझ में आ गया आप लोगों को? लिखिए 3 dice thrown together, 3 dice thrown together, 3 dice thrown together, find the probability, 3 dice thrown together, find the probability। अब इसमें ना हम कई सारे क्वेश्चन कर सकते हैं ना। पहला लिखिए प्रोबेबिलिटी, लिखिएगा सेम डिजिट, पहला प्रोबेबिलिटी लिखिए सेम डिजिट। दूसरा प्रोबेबिलिटी लिखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अभी समझ में आ रहा है ना आपको, इज इक्वल टू 18। अगला लिखिएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एंड दैट इज इक्वल टू 10। ये मुझे आप 3 क्वेश्चन करके दिखा दीजिए, मैं मान लूंगा कि आपने कुछ पढ़ाई की है। ऊपर के 2 आसान है, अंतिम वाला पहले बनाइए। इसके मैनर है 6, इसके भी मैनर है 6 बेटा, इसके भी मैनर 6 है। अगर हम 6 का 6 में अगर 3 बार मल्टीप्लाइड कर दें तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 6 का क्यूब, और 6 का क्यूब कितना होता है बताइए 216।
तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम डिजिट में तो आपको पता है ना 6 मैनर जनरेट होगा। बताइए कौन से 6 मैनर जनरेट होंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम डिजिट में 6 मैनर जनरेट होंगे कि नहीं होंगे? वो कौन से होंगे? तीनों का 1 आना, तीनों का 2 आना, तीनों का 3 आना, फिर तीनों का 4 आना, तीनों का 5 आना बेटा, और तीनों का 6 आना। तो हमारे पास कुल कितने मैनर जनरेट हो गए? 6। तो टोटल मैनर हम कैसे करेंगे? देखो ऐसे करेंगे, कुल 6 मैनर है और कुल मैनर कितना है? 216। तो 6 से कट जाएगा बेटा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/36। इसलिए मैंने कहा कि पहला क्वेश्चन बहुत आसान है। दूसरा, अगर तीनों को हमें 18 करना है तो सिर्फ एक ही तरीका बनता है। बताइए तीनों को अगर हम 18 चाहते हैं तो कैसे ला सकते हैं कि तीनों अपने बिग वैल्यू पर हो, क्योंकि 18 से बड़ी वैल्यू होती भी नहीं है और तीनों 6 होंगे, तभी ये एक ही तरीके से हो सकता है। तो अब इसकी वैल्यू आप निकालोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/216। अब 216 कहाँ से है तो पता चल गया, प्रोबेबिलिटी फ्रैक्शन ही तो है एक, टोटल मैनर और जिसको हम देख रहे हैं। इसके बाद अगर हम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू अगर बात करें हम, तो क्या होगा फिर इसके साथ में? और हमें क्या चाहिए भाई? इसकी वैल्यू में क्या चाहिए? इनकी वैल्यू 10 चाहिए। ये वाला कैसे करोगे? 10 लाना है। यही सोचना है, अगर आपने ये सोच लिया तो बस आप हीरो हैं। कितने तरीके हुए टोटल? गिन के बताइए फिर। हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी जिसमें हम इन सभी के क्या कर सकते हैं? इन सभी का सम कितना हो? बस बताइए। 10 तरीके हैं। कितने मैनर्स हैं? है ना चैलेंजिंग क्वेश्चन? है ना मजेदार क्वेश्चन? अब आप लोग क्या करेंगे? बनाएंगे, छोड़ के आ जाएंगे? तो क्या करेंगे? देखिए, अगर हमारे पास अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दैट इज इक्वल टू अगर 10 पहुंचाना है तो हम इसके लिए सबसे बड़े नंबर को यूज करते हैं। तो सबसे पहले अगर मान लो यहाँ पर 6 मैं लिख दूँ, सोचना, तो 6 के साथ में हमें 10 लाना है तो हम क्या लगा सकते हैं? 4 लगा सकते हैं। लेकिन 4 लगाते समय हमें एक बात का और ध्यान देना है, अगर हम इसको 4 दे देंगे तो 0 हमारे पास होता नहीं है, तो हमारे पास मिनिमम वैल्यू होती है 1। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे 4 लगाऊंगा तो ये गलत हो जाएगा, तो मैं 4 तो लगा नहीं सकता कभी भी, तो मैं क्या लगा सकता हूँ? 3, और 3 लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा? 1। ये एक तरीका है जो मुझे 10 तक पहुँचा सकता है। इतनी बात तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। लेकिन हम कह रहे हैं कि इसमें यह तरीका ऐसे भी तो काम कर रहा होगा, ऐसे भी काम कर रहा होगा, और यह तरीका ऐसे भी काम कर रहा होगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई? आप ये बात समझ पा रहे हैं? हम इन 3 तरीकों को यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं जब हम यहाँ पर 6 रखेंगे तब। पहले पोजीशन पर अगर हम 6 रखते हैं तो बाकी के 2 पोजीशन एडजस्ट करेंगे और उनको लाना है मिलजुल के 4, तभी 10 आ सकता है। तो हमने पहला पोजीशन 6 को लॉक करते हुए किया है। ऐसे ही जब हम दूसरे पर 6 रखेंगे तो बाकी 2 पोजीशन एडजस्ट करेंगे। ऐसे हम तीसरे पर जो है अगर हम 6 रखेंगे तो बाकी 2 पोजीशन एडजस्ट करेंगे। तो इसकी हर एक एडजस्टमेंट में 3 व्यवस्थाएं होंगी। इसलिए यह 3 व्यवस्था नहीं है, बल्कि ये कितनी व्यवस्था में कन्वर्ट हो गया? 9 व्यवस्था में। लेकिन 10 लाने का केवल एकमात्र तरीका जो है, आप यहाँ पर ध्यान से इस बात को समझिए और देखिए, 10 लाने का केवल एकमात्र तरीका केवल 6 से नहीं शुरू होता है। 10 लाने के लिए अगला तरीका शुरू हो सकता है 5 से। हो सकता है कि हम पहले वाले पर 5 रख के इस बारे में ट्राई कर रहे हो, तो अगर हम 5 रख के ट्राई करेंगे तो आगे वाले को क्या लाना पड़ेगा? 10, मतलब 5 लाना पड़ेगा। तो 5 कैसे ला सकते हैं? 4 + 1 से ला सकते हैं। और 5 कैसे ला सकते हैं भाई, जरा सोचिए? 3 + 2 से ला सकते हैं। और 5 कैसे ला सकते हैं भाई, बोलिए?
2 + 3 से ला सकते हैं, और 5 कैसे ला सकते हैं बताइए, 1 + 4 से। तो इसमें आपको कुल मिलेंगे 4 तरीके, लेकिन ये 4 तरीके नहीं होंगे, क्योंकि 5 अगर पहले क्वेश्चन पे तो बाकी जगह पे भी जाएगा 5, तो बाकी 2 ऐसे करेंगे, तो नहीं 3 गुना होगा ना बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन पे 5 रखते हुए, सेकंड क्वेश्चन पे 5 रखते, थर्ड, तो फिर वो बाद में देख लेंगे। अभी पहले हम एक चीज़ को पूरा समझ लेते हैं। अब इसके बाद अगर आप कहेंगे कि सर जरूरी है 5 के बाद हम 4 से भी तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर हमने पहले क्वेश्चन को 4 कर दिया तो फिर अब जरा ध्यान रखना, अगर हम 4 रखेंगे तो क्या होगा, अब हमारे पास यहाँ पर कितना लाना है, 6 लाना है। हम 6 कैसे ला सकते हैं बताइए, हम 6 कैसे ला सकते हैं? हाँ, हम ला सकते हैं 5 + 1 से। अगर हमारे पास यहाँ पे 4 है तो हम कैसे ला सकते हैं बताइए, हम क्या कर सकते हैं बोलो, हम यहाँ पर 4 + 2 कर सकते हैं। हम यहाँ पर 4 रखते हुए अब कैसे ला सकते हैं जरा सोचो, हाँ कितना, 3 + 3 कर सकते हैं। हम यहाँ पर 4 रखते हुए और क्या कर सकते हैं, सोचो और बताओ, हाँ 2 + 4 कर सकते हैं। हम यहाँ पर 4 रखते हुए और क्या कर सकते हैं, हाँ 1 + 5 कर सकते हैं। हम यहाँ पर 4 रखते हुए और क्या कर सकते हैं बोलो बोलो, अब तो कुछ नहीं कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर भी बहुत सारे तरीके मिले। अब इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। 6 रख करके मैनेज करना, 5 रख के मैनेज करना, 4 रख के मैनेज करना, फिर ऐसे आगे भी आप मैनेज करेंगे, तो बहुत सारे तरीके हो गए। ठीक, तो ये तरीका आप लोग कैसे करके आएंगे, घर से करके आएंगे। घर पे जाइए, इसको बनाइए, और आप 3 डाइस, वैसे तो आपको बता दूं कि 2 डाइस तक ही क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन आप लोग के पास टाइम ही टाइम है, तो आप लोग जो है 3 डाइस पे थोड़ा रिसर्च करिए, बताइए मेरे को क्या होगा। लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा, इसमें आगे चल के एक गड़बड़ी और हो जाएगी। जैसे आपने कहा कि अगर हमने शुरू में 4 को रखा है, और आप देखेंगे कि 4 का एडजस्टमेंट यहाँ पर हो रहा है। 4 का एडजस्टमेंट एक तरीके से ऐसे हो रहा है कि जब यहाँ पर हम 5 को रख रहे हैं और हम 4 + 1 कर रहे हैं, तो जब हम 4 को यहाँ पे करेंगे, मतलब जैसे हम 5 को यहाँ पे करेंगे तो 4 1 फिर से एडजस्ट होगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि 4 1 तो यहाँ भी एडजस्ट हुआ है, तो इसीलिए फिर से आपको आपकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। लेकिन आप इस क्वेश्चन को आराम से, तसल्ली से प्रैक्टिस करके और आप आएंगे। मैं अगली क्लास में यही से क्लास को आगे बढ़ाऊंगा, कंटिन्यू करूंगा, लेकिन पहले आप इस पर खूब पढ़ के आइए कि अगर हम 3 डाइस उछालते हैं तो उनके, आप चाहे ना तो आप उनके कॉपी पे 216 तरीके लिख भी सकते हैं, और उनमें उस पैटर्न को आप वॉच कर लेंगे कि ये जो नंबर्स है जिसको हम 10 को खोज रहे हैं, वो 10 कहाँ पे बन रहा है। जैसे हमने पिछले वाले पैटर्न में आपको बताया था कि हमारे पास 12 कैसे बनता है, 10 कैसे बनता है, 9 कैसे बनता है, तो वहाँ पर आपको एक पैटर्न और एक सीरीज और एक सीक्वेंस मिल सकता है। लेकिन इस बात को समझने के लिए थोड़ा आप मेहनत करके सीखेंगे तो ज़्यादा फिर आपको समझ में आएगा कि आपने कुछ अलग बात सीखी है। तो आज की क्लास को हम लोग फिर यहीं पे रोकते हैं, अगली क्लास में फिर मिलेंगे, फिर हम आगे प्रोबेबिलिटी की और बातें करेंगे। अभी इसमें हमें जो है कार्ड के बारे में बात करना है, ताश के पत्ते के बारे में बात करना है, जब हम गड्डी से 1 पत्ता निकालेंगे, 2 पत्ते, कितने पत्ते निकालेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।